हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियंस कैम्प। मेरा नाम है सौरभ और आज हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक होगा जूलॉजिकल टाइम स्केल। और दोस्तों, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि जो है, मैंने राजस्थान पीसीएस का देखा था, तो वहाँ पे यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। तो यूपी पीसीएस में अगर आपने पीवाईक्यूज सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसको देख के लगता है ये तो ऑप्शनल वाला बंदा ही सॉल्व कर सकता है। तो ऐसे टॉपिक्स पे आपको एक एक्स्ट्रा एज देने के लिए मैं इसको डिस्कस करूँगा, काफ़ी ब्रीफ में बताऊँगा आपको, तो आपका ज़्यादा टाइम लॉस नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ज्योलॉजिकल टाइम स्केल में जो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ज्योलॉजिकल टाइम स्केल की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है और सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा यहाँ पे एऑन, देन एरा, देन सब एरा, देन पीरियड, देन एपॉक और देन क्रोन आता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे एऑन हो जाता है और सबसे छोटा क्रोन है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पहला एरा, एजोइक एरा। तो एजोइक एरा में जो है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन पीरियड, और यहाँ पे इस समय लाइफ नहीं था। तो लेकिन यहाँ पे जो है अभी अर्थ का यहाँ पे एवोल्यूशन हो ही रहा था। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यूनिवर्स कब बना था, तो ये अराउंड जो है 13.8 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट हुआ था। अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट हुआ था। जो रॉक का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट हुआ था। और जो पहला रॉक था उसको हम बोलते हैं ग्रीन स्टोन रॉक, जो कि बना था ओवर अथाबास्का कनाडा में है और ग्रीनलैंड। उसके बाद जो एटमॉस्फेयर का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था, जो यहाँ पे ग्रेट वोल्केनिक एक यहाँ पे एज आई थी, तो जिसमें जो है डी गैसिंग प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे एटमॉस्फेयर बना था, तो वो अराउंड बना था 3.2 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। सेकेंड यहाँ पे जो एरा है वो हमारा है आर्कियोजॉइक एरा। यहाँ जो है पहली लाइफ आई, और जो पहला लाइफ था वो जो है फोटोसिंथेसिस के कारण नहीं आया था, जबकि केमोसिंथेसिस के कारण आया था। तो जो पहली लाइफ थी वो आई थी केमोसिंथेसिस के कारण, और वो था ग्रीन ब्लू एल्गी, जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे तीसरा जो पीरियड है वो हमारा पैलोजोइक है। उसमें जो है पहला जो एरा है वो है पैलोजोइक, और उसमें जो है पहला पीरियड है वो है कैम्ब्रियन। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ मेन कैलिडोरियन एपिसोड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो ये पहला माउंटेन, जो मेजर माउंटेन बिल्डिंग फेज था, उसमें से बहुत सारे माउंटेन्स जैसे कि स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स और पिनाइंस माउंटेन्स ऑफ यूके वो यहाँ बने थे। दूसरा यहाँ पे पीरियड है ऑर्डोविशियन, इसको बोला जाता है एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। तीसरा यहाँ पे है सिल्यूरियन पीरियड, इसको बोला जाता है एज ऑफ मरीन। डिवोनियन पीरियड, इसको बोला जाता है एज ऑफ फिशेस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा कार्बोनिफेरस पीरियड, इसको में यहाँ पे कोल का फॉर्मेशन हुआ था। आप लोग एक क्वेश्चन सुनते हो कि आप लोग की जो इंडियन कोल हैं वो जो है इन्फीरियर है, उनमें जो है कार्बन की कंटेंट कम है, मॉइस्चर ज़्यादा है। तो उसका रीज़न ये है कि जो इंडियन कोल है वो बने हैं परमियन पीरियड में, और बाकी जो वर्ल्ड के कोल्स हैं वो बने हैं कार्बोनिफेरस पीरियड में। तो इंडियन कोल जो है जो भी वर्ल्ड के कोल हैं उनके कंपेयर में उनका रिसेंट फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए उन पर कार्बन की कंटेंट कम है और वो इन्फीरियर क्वालिटी के कहे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पीरियड आता है, यहाँ पे आता है ट्राइसिक पीरियड, जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ कार्निवोर्स। और जुरासिक पीरियड आपने मूवी देखी होगी, इसको जो है एज ऑफ डायनासोर बोला जाता है। क्रेटाशियस पीरियड, यहाँ पे जो है लावा जो प्लेटोज बने थे वो उस समय बने थे। तो जैसे कि लावा बेसाल्ट प्लेटो में आपका इंडियन डेक्कन प्लेटो हो गया, उसके बाद जो है कोलंबिया स्नेक प्लेटो हो गया अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का। फिर यहाँ पे आता है हमारा चौथा, यहाँ पे आता है हमारा टर्शरी, मतलब सिनोजोइक एरा में, उसमें आता है हमारा टर्शरी पीरियड। ये जो है फेमस है, जो भी अल्पाइन फोल्ड्स हैं, जो भी फोल्ड माउंटेन्स बने थे वो जो है अल्पाइन पीरियड्स में बने थे टर्शरी पीरियड में। तो उसमें जो है पहला एपॉक आता है पैलोसीन, इस समय जो यहाँ पे बने थे वो बना था हमारा एंडीज। ईओसीन पीरियड में बने थे हमारे एल्प्स, जो कि यूरोप में है, और रॉकीज जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। ऑल्गोसीन पीरियड में जो है यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज बना था। मायोसीन पीरियड में लेसर हिमालयाज बना था, और प्लायोसीन पीरियड में शिवालिक रेंजेस बने थे। प्लीस्टोसीन एज में जो है आपका यहाँ पे इसको आइस एज बोला जाता है, और इस समय जो हमारा क्वाटरनरी जो पीरियड में था उसमें यहाँ पे हमारा बना था, जो हमारे यहाँ पे प्लेन्स हैं, एलुवियल प्लेन्स हैं, वो यहाँ पे बने थे।
और रिसेंट हमारा चल रहा है अभी होलोसीन, और जहाँ पे जो है आइस एज खत्म हो गया है, अब यहाँ पे ह्यूमंस का डोमिनेशन है। तो ये हमने ब्रीफ में पढ़ा था पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हालांकि इनके आने की पॉसिबिलिटी कम है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि यहाँ पे पहला सवाल पूछा जा सकता है कि जो इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है। तो हम यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो साउथ में जो इसका एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स, और जो नॉर्थ में है वो है 37 डिग्री 6 मिनट, वेस्ट में इसका है 68 डिग्री 7 मिनट्स, और ईस्ट में है 97 डिग्री 25 मिनट्स। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो जो है 30 डिग्री का ऑलमोस्ट है। और यहाँ से जो है कभी कभी एक्सट्रीम पॉइंट भी पूछे जाते हैं, जैसे कि ईस्ट जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का क्या है, तो वो है कीबुथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती, तो मोटा भाई जो हैं गुहार के हैं, गुजरात के हैं, तो इसके यहाँ पे गुहार मोती आपको याद रहेगा। जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कोल, और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार का पॉइंट है। एक क्वेश्चन जो और भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जो है कितने स्टेट से पास करता है, तो वो जो है टोटल 8 स्टेट से पास करता है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और साथ में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है, तो वो जो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है, और ये जो है 5 स्टेट से पास करता है। उत्तर प्रदेश, वहाँ ये मिर्ज़ापुर से पास करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उसके बाद ये जो है कुछ सेंसस से रिलेटेड डेटा है, इसको हम जो है सेंसस का मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लाऊंगा जिसमें जो है यूपी के सेंसस और जनरल सेंसस सारे डेटा इंक्लूड होंगे। यहाँ पे हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि लार्जेस्ट इंडियन स्टेट कौन सा है एरिया वाइज, तो है राजस्थान, और स्मॉलेस्ट कौन सा है तो वो है गोवा। जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, जो लीस्ट पॉपुलस स्टेट है वो है सिक्किम, और उसके बाद लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी बाई एरिया वो है लद्दाख, और जो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है बाई एरिया वो है लक्षद्वीप। मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, और लीस्ट पॉपुलस है लक्षद्वीप। एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, इवन पूछा भी जाता है, कि जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो इंडिया जो है किस कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। अगर आप मैप देखोगे तो आपको लगेगा चाइना, क्योंकि चाइना का जो एक्सटेंट है वो वेस्ट से लेके ईस्ट तक बॉर्डर को टच करता है, पर यहाँ पे आंसर है बांग्लादेश। और बांग्लादेश जो है 5 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में, तो आप इन सब क्वेश्चन को आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करता है, तो सब पता होना चाहिए। दूसरा, चाइना जो है यहाँ पे 5 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान यहाँ पे 4 स्टेट से करता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेपाल 5 स्टेट से करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। म्यांमार 4 स्टेट से करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान यहाँ पे 4 स्टेट से करता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। आगे हम जो है आइलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, खासकर अभी यहाँ पे मालदीव और इंडिया का जो है लक्षद्वीप आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड, इसका कैपिटल जो है पोर्ट ब्लेयर में है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो किस अंडमान पे है, नॉर्थ अंडमान में है, मिडिल अंडमान में है या फिर साउथ अंडमान में है, तो आपको ध्यान देना है ये जो है साउथ अंडमान में है। इंदिरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। बारन आइलैंड इंडिया का जो है ओनली एक्टिव वल्केनिक आइलैंड है, जो कि मिडिल अंडमान में है। नारकुंडम अनदर जो यहाँ पे वल्केनिक आइलैंड है। 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार से। डंकन पैसेज, अगर आप देखोगे तो डंकन पैसेज जो है ये सेपरेट करता है साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से। और कोको स्ट्रेट जो है ये जो है ग्रेट निकोबार को सेपरेट करता है सुमात्रा का, जो कि इंडोनेशिया का रीजन है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम में, पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में, कि जो माहे है वो जो है ईस्ट कोस्ट पे है या फिर वेस्ट कोस्ट पे है, और इनको अरेंज करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो आपको जिससे पता चाहिए कि एनम सबसे ऊपर है, देन पुडुचेरी, देन कराईकल। उसके बाद लक्षद्वीप काफ़ी न्यूज़ में था मालदीव्स को लेके। तो लक्षद्वीप में पहला क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा डिग्री चैनल है जो कि लक्षद्वीप को सेपरेट करता है मिनिकॉय से, जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप आर्किपेलागो का, तो वो 8 डिग्री है। उसके बाद जो है 9 डिग्री जो है सेपरेट करती है मिनिकॉय, जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है, वो जो है उसको सेपरेट करती है मेन आर्किपेलागो ऑफ लक्षद्वीप से।
उसके बाद ये रीजन काफ़ी न्यूज़ में होता है हमेशा। तो यहाँ पे पाक स्टेट के बारे में पूछा जा सकता है कि ये जो है किन दो रीजन को सेपरेट करता है। तो ये जो है तमिलनाडु स्टेट को सेपरेट करता है श्रीलंका से। और यहाँ पे आपको पता होगा पाक बे भी है और एडम्स ब्रिज जो है इन दोनों को जहाँ पे सेपरेट करता है। और यहीं पे जो है पम्बम आइलैंड भी है, रामेश्वरम आइलैंड भी है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एडम्स ब्रिज, पम्बम आइलैंड, रामेश्वरम और गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको हम जो है एनवायरमेंट के लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन है जो कि बॉर्डर बनाता है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है। डूरन लाइन पहले जो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन पार्टीशन के बाद में अब ये जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है। उसके बाद जो है अगर हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में कि जो भी इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं उसका जो है कितना एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। तो प्लेन्स जो है 43% जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडिया का एरिया का, माउंटेन्स 11%, हिल्स 18%, प्लेटोज 28%। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे माउंटेन्स रीजन की, खासकर हिमालयाज़ का। तो हिमालयाज़ का फॉर्मेशन कैसा हुआ हम यहाँ पे जानेंगे। तो हिमालयाज़ का जो स्प्रेड है वो अगर आपने देखा होगा तो ये जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक है। और आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि हिमालयाज़ का बिंट हुआ है। अब यहाँ पे जाओगे तो आपको सिलमान किरथार रेंज मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आओगे आप तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी पूर्वांचल हिल्स। तो इसको हम बोलते हैं सिंटेक्सियल बिंट। इसका रीज़न हम जो है मेंस का जब हम लोग करेंगे तब वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अभी काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा और यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। उसके बाद आपने चीज़ और नोटिस किया होगा, पढ़ते भी हो, कि जो हिमालयाज़ का जो एरिया है वो जो है वेस्ट में काफ़ी जो है वाइड है और जो कि ईस्ट में जो है वो कम वाइड है, नैरो है। जैसे कि वेस्ट में देखिए या तो 500 किलोमीटर है और ईस्ट में जो है 200 किलोमीटर है। तो ये इसका फॉर्मेशन कैसा हुआ था उसके बारे में हम कुछ आपको थ्योरीज आपने सुनी होंगी, अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि एक थ्योरी कही गया है यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी ने माना था, इसको दिया था वैगनर ने। इन्होंने बोला था कि पहले टाइम में जितने भी आज के कॉन्टिनेंट्स हैं वो जो है अंटार्कटिका के पास में एक जगह पे क्लब्ड थे, तो जिनको हम बोलते हैं पेंजिया। तो पेंजिया में होता है कि जितने भी यहाँ पे कॉन्टिनेंट थे एक साथ थे और उनको जो है बहुत सारे यहाँ पे सीज को सराउंड करते थे, जिसको हम बोलते थे पंथलसा। उसके बाद उन्होंने बताया कि इनका जो है पेंजिया का ब्रेकडाउन हुआ, वो जो है दो पार्ट में हो गया। एक हो गया हमारा अंगारा लैंड और दूसरा हो गया गोंडवाना लैंड। तो जो इंडियन प्लेट है वो जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है। उसके बाद ये इन्होंने बहुत ही बेसिक से बताया था और इनके जो यहाँ पे एविडेंस थे वो जो है नॉन साइंटिफिक थे। उसके बाद जो यहाँ पे थ्योरी मानी जाती है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने ये बोला कि जो इंडियन प्लेट है वो जो है अराउंड 120 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट वो जो था हमारा करंटली जो है डरबन के पास में। तो वहाँ से जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया और अराउंड जो है 70 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट ये इक्वेटर के पास पहुँचा। फिर जैसे ही इक्वेटर क्रॉस करता है उसके बाद यहाँ पे जो है यूरेशियन प्लेट से इसका कोलिजन होता है। तो ये यहाँ से जो है यूरेशियन प्लेट आ रही थी, यहाँ से इंडियन प्लेट आ रही थी, पहला कोलिजन हुआ। तो कोलिजन होने के बाद में जो फर्स्ट मेजर स्ट्राइक हुआ जहाँ से ग्रेटर हिमालयाज बन के आते हैं, तो उसके बाद क्या कहता है ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर जाता है। आप ये सोचियो जैसे कि ये हिंज पॉइंट है और यहाँ से ये आ रही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो कोई चीज़ यहाँ टकराएगी तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो मूव कर जाता है। उसके बाद जो है सेकेंड मेजर स्ट्राइक हुआ। तो सेकेंड मेजर स्ट्राइक के बाद यहाँ पे लेसर हिमालयाज बने और फिर इसका तीसरा मेजर स्ट्राइक हुआ तो यहाँ पे शिवालिक बने। तो उसका प्रोसेस ये है कि यहाँ से जो है यहाँ यूरेशियन प्लेट आ रही थी, यहाँ से इंडियन प्लेट आ रही थी, ये टकराई। उसके बाद यहाँ पे टकराने के बाद में ये जो है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गई। तो आपने देखा जैसे कि पहले जब स्ट्राइक की तो इनके बीच में काफ़ी जो स्पेस था, तो इसलिए यहाँ पे जो हिमालयस का जो यहाँ पे स्पेस है, एरिया है, वेस्ट में काफ़ी वाइडर है। आपने देखा था 500 किलोमीटर है। लेकिन जैसे ही सेकेंड मेजर स्ट्राइक हुआ तो इनके बीच में स्पेस कम हो गया और जब तीसरा स्ट्राइक हुआ तो बहुत ही फोर्सफुली, बहुत ही क्विक टाइम में हुआ। तो वहाँ पे जो एरिया था, वहाँ पे जो वैली थी वो इतना नैरो थी, क्योंकि हाइट तो बहुत ज़्यादा हो गई पर स्पेस काफ़ी कम बचा था। इसलिए जो है हिमालयस जो है वो आप देखोगे तो वेस्ट में काफ़ी वाइड है और ईस्ट में काफ़ी कम है। आप इसको इमेजिन कर सकते हो, आप अगर अपने घर में देखना, आप डोर ले लो तो डोर एक जगह से हिंज है, आप उसको जो पहला अगर उसको आप थ्रस्ट देते हो तो उसके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकेंड थ्रस्ट देखोगे तो आप सेकेंड आप उसको फोर्स लगाओगे तो उसके बीच में स्पेस कम हो जाएगा। ये डोर है, आप इसको बंद करोगे जैसे ही
तो पहले केस में जब इसको आप पुश करोगे तो ये इतना स्पेस है, सेकेंड अगर आप मेजर फोर्स लगाओगे तो आपको इसमें इतना स्पेस बचेगा, और थर्ड टाइम में उसको आप जब उसको शट कर दोगे तो इसको हम बोलते हैं डोर स्लैमिंग शट। तो काफ़ी क्विकली एंड फोर्सफुल होता है, तो यहाँ पे स्पेस काफ़ी कम होता है, इसलिए जो है हिमालयाज जो है वो ईस्ट में नैरो हैं। होप मैं आपको समझा पाया हूँ। और वैसे भी ये टॉपिक जो है अभी काफ़ी टाइम टेकन है और काफ़ी कंसेप्चुअल है, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अभी प्री में इसका रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं आपको मेंस में इसको डिटेल में बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ में। उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज की बात करें, इसको जो है हिमाद्री बोलते हैं, और इसको जो है नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट को। उसके बाद यहाँ बहुत सारे रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा। ये जो है मैंने एनसीईआरटी से यहाँ पे लिया है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो माउंटेन रेंजेस हैं वो किस कंट्री में है। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट यहाँ पे नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, मकालू और धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदपुर ये सब जो है उत्तराखंड में है। लेसा हिमालयस की बात करें तो यहाँ पे सबसे जो लॉन्गेस्ट है वो है पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर है, नागटिब्बा ये हाईएस्ट पॉइंट है, कुमायूं हिल्स का, मसूरी है, कुमायूं हिल्स है, महाभारता रेंज ये नेपाल में है। तो लेसा हिमालयस के बारे में, तो इसकी जो यहाँ पे हाइट है वो कम है ग्रेटर हिमालयस कंपेयर में, जिनकी हाइट जो है वो 6000 किलोमीटर है, इनकी हाइट जो है कम है, 27 से लेकर 4500 किलोमीटर तक ही है। और पीर पंजाल रेंज में वहाँ पे इंपॉर्टेंट पासेस पाए जाते हैं, जैसे कि बनिहाल पास और पीर पंजाल पास। और यहाँ पे लेसा हिमालयाज और शिवालिक के बीच में बहुत सारे यहाँ पे हिल्स स्टेशन है, जैसे कि शिमला, मसूरी। तो अगर आप घूमने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है लेसा हिमालयाज और शिवालिक के बीच में है। उसके बाद यहाँ पे बहुत से यहाँ पे जो है मीडोज पाए जाते हैं, आपने सुना होगा गुलमार्ग जम्मू कश्मीर में, सोनमार्ग, तो इनको जो है वहाँ पे एक लोकल नेम भी दिया जाता है बुगियल। ये पीसेस में नहीं, लेकिन यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 वैली आपने सुना होगा, कश्मीर वैली और काठमांडू वैली। तो इसके लिए मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि इसको क्यों ऐसा बोलते हैं। अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है काराकोरम रेंज, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयास। उसके बाद आता है हमारा ग्रेटर हिमालयास, दिन आता है हमारा लेसर हिमालयास, और फिर आते हैं शिवालिक। तो अगर हम टिबेटन प्लेटो और हिमालयास के बीच बात करें तो वहाँ पे जो है जो स्ट्राइक होता है कि मतलब आप उसको वैली कंसिडर कर लो कि जब यहाँ पे जैसे कि 2 माउंटेन बनते हैं जिनके बीच में आप देखा होगा बीच में एक वैली होती है, इसका पे जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे एक्सेस होता है उसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं स्ट्राइक बोलते हैं। तो टिबेटन प्लेटो और हिमालयस के बीच में जो होता है स्ट्राइक, उसको हम बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। और जो ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयस के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो यहाँ पे देखो आप, तो कश्मीर वैली है और यहाँ पे काठमांडू वैली है। ये यहाँ पे जो डिपॉजिट्स होते हैं वो लैकोस्ट्रीम डिपॉजिट्स होते हैं। यहाँ पे जो है रिवर सेडमेंट्स लाती हैं, जो भी हाई रेंजेस होते हैं वहाँ से हिल से लाती है और यहाँ पे डिपॉजिट करती है, तो इसको हम बोलते हैं लैकोस्ट्रीम डिपॉजिट्स। और ये काफ़ी लूज सेडिमेंट्स होते हैं, इसीलिए जैसे आपने देखा था कि 2015 में जो है जब नेपाल में यहाँ पे अर्थक्वेक आया था तो वो काफ़ी जो है लो इंटेंसिटी का था, मतलब उसकी इंटेंसिटी अभी जैसे कि जापान में आता है उसके कंपेरिजन में कम था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी डिवास्टेटिंग था क्योंकि यहाँ पे जो सेगमेंट्स से काफ़ी लूज थे। और अगर ये जो है शैलो फोकस का जब अर्थक्वेक आता है तो ये जो है काफ़ी डिवास्टेटिंग बन जाते हैं, जबकि इनकी इंटेंसिटी रिलेटिवली जो है कम होती है। फिर लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच में यहाँ पे जो स्ट्राइक होता है उसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। यहाँ पे आपको मिलेगा दून फॉर्मेशन, जैसे कि देहरादून है, ये सब जो है इसी वैली पे बसे हुए हैं, तो ये काफ़ी जो है अर्थक्वेक प्रोन रीजन होता है। फिर शिवालिक और जो यहाँ पे गैंजेटिक प्लेन है उनके बीच में जो फॉल्ट होती है, जो स्ट्राइक होता है, उसको हम बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये क्वेश्चन शायद ही ना पूछा जाए, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ जैसे कि काठमांडू वैली है, कश्मीर वैली है, तो वहाँ पे अर्थक्वेक क्यों आते हैं, या फिर जो है दून वैली, ये इसको दून क्यों बोलते हैं, तो ये सब रीज़न है। तो यहाँ पे जो है टिबेटन प्लेटो और हिमालयाज के बीच में इंडो सांगपो सचर जोन, ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट, और लेसर और शिवालिक और गैंजेटिक प्लेन्स के बीच में हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जैसे कि ये देखिए आप, वूल लेक हो गया, और यहाँ पे जो है सेडिमेंटेशन ऑफ फ्लो, जिसको हम बोलते हैं लैकोस्ट्रीम डिपॉजिट्स। शिवालिक रेंजेस की बात करें तो ये जो है लेसर हिमालयाज के साउथ में है, और इसका जो है कॉन्टिन्यूएशन आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में होता है। वहाँ पे आपने अरुणाचल प्रदेश में हिल्स के नाम सुने होंगे, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। और उसके बाद की एवरेज हाइट कम होती है, 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक ही होती है। और यहाँ पे जो है जो दून फॉर्मेशन हम बोलते हैं उत्तराखंड में, उसको बोलते हैं द्वार
वेस्ट बंगाल रीजन में। और उसके बाद यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया है कि दून फॉर्मेशन कैसा होता है। ट्रांस हिमालयस की बात करें तो ट्रांस हिमालयस ये थोड़ा सा एक पामीर नॉर्थ की तरह काम करता है। इसकी अगर आप वेस्ट में देखोगे तो आपको यहाँ पे सुलेमान रेंजेस, फिर आप जाओगे तो ईरान में आपको जो है जाग्रोस माउंटेन्स, और इसका कंटिन्यूएशन टर्की तक है, वहाँ पे एनाटोलिया प्लेटो, तो उसका कंटिन्यूएशन है। ईस्ट में आप जाओगे तो टियानसान माउंटेन रहेगी, कुल्लून माउंटेन हो जाएगा, काराकोरम रेंजेस हो जाएंगे, कैलाश रेंजेस हो जाएंगे, लद्दाख रेंज हो जाएगा और जास्कर रेंज हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि इंडस रिवर जो है किन दो रेंजेस के बीच में फ्लो करती है, तो उसका आंसर होगा लद्दाख और जास्कर रेंज। पूर्वांचल हिल्स के बारे में हम पढ़े तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो भी रेंजेस हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, और उनका जो है हाईएस्ट पॉइंट भी पूछा जा सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा पटकाई बम, फिर यहाँ पे नागा हिल्स, फिर मणिपुर हिल्स, और यहीं पे आपका आएगा फिर मिजोरम हिल्स, यहाँ इसका हाईएस्ट पॉइंट है ब्लू माउंटेन। फिर यहाँ पे बैराल रेंज, अगर असम में जाओगे तो आपको यहाँ पे मिकिर और रेंगमा रेंजेस मिल जाएंगी, गारू, खासी, जैंतिया। तो ये सब मेजर रेंजेस मैंने यहाँ पे दिया है, नंबरिंग भी है, आप उसको अच्छे से अपने मैप में एटलस में मार्क कर लेना। जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है इसको हम बाद में जब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर, उसका ड्रेनेज बेसिन, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे दिया हुआ है आप उनको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्टैटिक क्वेश्चंस पूछा जाता है वो जो होते हैं वो होते हैं मैपिंग बेस्ड पे, और यहाँ पे पासेस आप देखोगे तो हर 2-3 साल पे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पासेस है हमने यहाँ पे दे दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पासेस किस स्टेट में है और ये किसको कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि उत्तराखंड में आप देखोगे तो यहाँ पे मैंगसादूरा है, माना पास है, नीति पास है, जो कि है कैलाश का एक रूट है जाने के लिए, फिर लीपू लेक पास है, टेल्स पास है, नकुला पास है, फिर आप सिपकिला पास देखोगे तो एचपी में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सतलज रिवर पास करती है। रोहतांग पास है, तो यहाँ पे जो है एक रिवर है रावी, उसके आसपास यहाँ से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद यहाँ पे बारालाचा पास है, तो भागा रिवर है चेनाब की ट्रिब्यूटरी, वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। पनिहाल पास, ये जो है जम्मू से आप जाओगे कश्मीर में तो इस पास को आपको जाना यूज करना पड़ेगा। उसके बाद बुर्जिल पास है, अगर आप कश्मीर वैली से लद्दाख में जाना चाहते हो तो आपको जो है बुर्जिल पास यूज करना पड़ेगा। जोजिला पास है। तो ये जितने पास हैं आप इनको देख लेना और किस स्टेट में है। जैसे जिलेपला पास है, ये भूटान में ओपन होता है। नाथुला पास है, ये चुम्बी वैली से कनेक्ट करता है और ये चाइना का ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब पास को आपको देखना है। यहाँ पे आपको मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी है मैंने, कि आपको यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस स्टेट में है और ये किन दो मतलब रीजन को कनेक्ट करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। खासकर अगर मान लो किसी कंट्री के साथ, जैसे कि यहाँ पे नेपाल है, भूटान है और चाइना है, तो ये कहाँ पे ओपन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है कुछ मेनलैंड के भी हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे जो 4 इंपॉर्टेंट पासेस हैं तो यहाँ पे आप ट्रिक याद कर सकते हो। आई यहाँ पे साइलेंट है, तो ITBP एक जो है यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स है, उसका हमने यहाँ पे बनाया है। तो आई से यहाँ साइलेंट है। टी से यहाँ पे थाल घाट आता है जो कि कनेक्ट करता है मुंबई को नासिक से। फिर बोर घाट आता है, तो ये कनेक्ट करता है मुंबई को पुणे से। फिर पाल घाट आता है, हम नीचे पढ़ेंगे, और फिर आ गया सेनगुट्टा घाट। तो ये सब यहाँ पे आप देख लेना, मैंने यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। जैसे बोर घाट देखो आप, तो ये जो है वेस्टर्न घाट में है। पाल घाट हो गया, ये जो है कनेक्ट करता है कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट को पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट से। सिनकोट्टाई घाट है जो कि कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है मदुराई डिस्ट्रिक्ट से। थाल घाट है, बोमडिला है जो कि कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को भूटान से। दिहांग पास है जहाँ से जो है ब्रह्मपुत्रा इंटर करती है इंडिया में। दीपू पास है जो कि जो है इंडिया, चाइना और म्यांमार के ट्रांजेक्शन पे है। सिला पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था। तो ये जो है कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट को फिर कामिंग से। जिलेपला पास है जो कि सिक्किम को जो है लासा से कनेक्ट करता है। नाथुला पास है जो कि सिक्किम को तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन से उसको कनेक्ट करता है। तो ये सब जो है पासेस आप उनको देख लेना और अपनी एटलस और मैप में इसको मार्क कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर 2 से 3 साल में। आगे हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न घाट्स के बारे में। तो वेस्टर्न घाट्स में आप यहाँ पे इसको बोलते हैं सह्याद्री रेंज, और ये सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन चेन है आफ्टर हिमालयाज के बाद में, जिनका जो एक्सटेंड 1500 किलोमीटर के आसपास तक है। और ये जो है 15 डिग्री लैटिट्यूड से लेके, जो कि तापी का मतलब यहाँ पे एक रेंज होता है, उसको लेके यहाँ पे नीलगिरी हिल्स तक होते हैं।
इसको जो है हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नदन सह्याद्री और सदन सह्याद्री। जो नदन सह्याद्री है उसका जो हाईएस्ट पीक है कलसूबाई, आप इसको याद रखना, ये पूछा जा सकता है। और जो सदन सह्याद्री है उसका हाईएस्ट पीक है कुद्रमुख। और ये जो दोनों रेंजेस हैं वो जो है नीलगिरी में एक प्लेस है गुडलूर, तो गुडलूर जो है एक प्लेस है नीलगिरी में, वहाँ पे दोनों कनेक्ट होते हैं। और जो नीलगिरी का हाईएस्ट पॉइंट है वो है दूटा बेटा। और जो अगर पूछा जाए कि वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है तो वो है आनाईमुड़ी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट है वो है आनाईमुड़ी, ना कि डोडा बेट्टा। अब आते हैं हम ईस्टर्न घाट्स पे। ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है विशाखापट्टनम पीक। अगर आप बहुत सारे अगर ऑनलाइन सर्च करोगे आप, इवन बहुत सारे बुक्स में दिया हुआ है महेंद्रगिरी, जो कि गलत है। इसका जो दूसरा नाम है विशाखापट्टनम का वो है आर्माकोंडा। तो आर्माकोंडा जो है हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स का। उसके बाद हम बात करते हैं डेक्कन प्लेटो। तो डेक्कन प्लेटो में जो है महाराष्ट्र रीजन आता है, कर्नाटका आता है, कर्नाटका प्लेटो, और तेलंगाना प्लेटो आता है। इसके बारे में हम अभी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। इनके नेम इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ से क्वेश्चंस मीन्स में बन सकते हैं, प्रीलिम्स में पूछने की पॉसिबिलिटी कम होती है। अरावली माउंटेन्स, तो अरावली जो है ये इंपॉर्टेंट यहाँ वाटर सोर्स रीजन है, ये वाटर डिवाइड है। तो इसमें जो है जैसे इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे कि साबरमती, लूनी और बनास रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है चंबल की, यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है और इसका जो हाईएस्ट पीक है रेंज है वो है गुरु शिखर। तो आपको गुरु शिखर याद रखना है, ये जो है हाईएस्ट पीक है अरावली का। उसके बाद आता है बुंदेलखंड, ये जो है ड्राउट प्रोन रीजन है, इसमें जो है एमपी और यूपी के कुछ जिले आते हैं। विंध्यन रेंज, तो ये जो है बहुत ही जो भी बहुत सारे यहाँ पे रिवर्स हैं उनका जो है सोर्स है, जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की, उनका सोर्स है। और उसके बाद आता है हमारा मालवा प्लेटो। तो ये पता है कि यहाँ पे आपको बैटलैंड टोपोग्राफी जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसके लिए फेमस है। और उसके बाद हम जो है ईस्टर्न प्लेटो की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे प्लेटोज हैं, जैसे कि बघेलखंड, गरजाट हिल जो कि उड़ीसा में है, राजमहल हिल्स छत्तीसगढ़ में है, महानदी बेसिन उड़ीसा में है, ढंडकरिया छत्तीसगढ़ में है, और छोटा नागपुर प्लेटो जो कि राजस्थान झारखंड में है। छोटा नागपुर प्लेटो ये काफ़ी जो है मिनरल रिच रीजन है और इसमें जो है रिफ्ट फॉर्मेशन भी होता है, दामोदर रिवर और महानदी रिवर, यहाँ पे कोल और आयरन पाए जाते हैं। इसके नॉर्थ में जो है हजारीबाग प्लेटो होता है, साउथ में रांची प्लेटो पाया जाता है। ये फेमस है अपने जो है पार्टलैंड टोपोग्राफी के लिए। ये सब मेन से पढ़ेंगे कि इसमें क्या पार्टलैंड टोपोग्राफी क्या होता है, अभी प्री में इतना रिक्वायरमेंट है नहीं। मेघालय प्लेटो, गारो खासी जयंतिया, और इनके बीच में जो है आपको देखा होगा राजमहल हिल्स, और यहाँ पे मेघालय प्लेटो के बीच में जो है एक गैप पाया जाता है जिसको बोलते हैं मालदा गैप। इसका क्या रीजन है हम मीन्स में डिस्कस करेंगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे सतपुड़ा रेंजेस में यहाँ पे 7 रेंजेस आती हैं, जिसका जो हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़ जो कि महादेव हिल्स पे है। तो आपको ये जरूर याद रखना है धूपगढ़। और उसके जो रेंजेस यहाँ पे होते हैं वो है स्वेपार, राजपीपला जो कि गुजरात में है, गाविलगढ़ जो कि महाराष्ट्र में है, महादेव हिल्स जो कि एमपी में है, मैकाल छत्तीसगढ़ में है। अमरकंटक एक वो इंपॉर्टेंट जो है वाटर शेड वाटर डिवाइड एरिया है, जहाँ से जो है रिवर्स जैसे कि नर्मदा और सोन निकलती हैं। बेतुल प्लेटो ये जो है साउथ ऑफ महादेव हिल्स पे है और ये भी सोर्सेस है बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स का, जैसे कि तापी, पेंच, वेनगंगा रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। और यहीं पे जो है आपको मिलेगा धुआंधार फॉल्स जो कि नर्मदा रिवर पे बनता है। आप यहाँ पे घूम गया ना, बहुत अच्छा है, ये अच्छा लगता है यहाँ पे घूमना। डेक्कन प्लेटो में हमने आपको बताया था, उसको जो है हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेक्कन लावा प्लेटो, तेलंगाना प्लेटो और कर्नाटका प्लेटो। तो ये फेमस है अपने ब्लैक सॉइल के लिए जिसको हम बोलते हैं रेगुल सॉइल, और यहाँ पे जो है क्रिटर लेक है जिसको बोलते हैं लोनार लेक। आगे हम डिस्कस करेंगे ग्रेट प्लेन्स के बारे में। तो हम यहाँ पे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम यूपी का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अभी ये बार बार रिपीट होगा तो उससे अच्छा कि हम जब यूपी का पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम जितनी भी रिवर्स हैं और जितनी भी यहाँ पे उसको हम डिवाइड करते हैं तो यूपी में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम उसका जो फिर जो यहाँ पे सेक्शनल उसका डिवीजन है वो पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान में जो है आपने देखा होगा, राजस्थान में जो अरावलीज हैं वो एक तरह से जो है डिवीजन का काम करती हैं। तो अरावली के वेस्ट में तो उसको थार डेजर्ट बोलते हैं एक्सट्रीम ले पे, और उससे पहले जो है एक रीजन होता है बागड़, तो उस वहाँ पे काफ़ी फर्टाइल ट्रैक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं रोही वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। और जो एक्सट्रीम यहाँ पे एक्सट्रीम वेस्ट में होता है वो थार डेजर्ट होता है। और यहाँ पे जो सैंड डून्स होते हैं अगर वो ड्रिफ्ट करते रहते हैं तो उनको हम बोलते हैं दरियान। तो जो शिफ्टिंग सैंड डून्स को बोलते हैं दरियान,
और यहाँ की जो मेन रिवर है वो है लूनी रिवर, जो कि एक सबटेरेनियन रिवर है। यहाँ पे हमने देखा होगा दो यहाँ पे लेक्स पाए जाते हैं, सांभर लेक्स और डिडवाना लेक्स। तो सांभर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो इनलैंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन है, तो वह है सांभर। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने देखा होगा कि राजस्थान में जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑयल एंड गैस यहाँ पे रिजर्व्स है। तो क्योंकि यहाँ पे जो है मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ था, ये हम मेंस में डिस्कस करेंगे कि इसको क्यों ऐसा हुआ था और क्यों यहाँ पे जो है, और असम में जो है यहाँ पे पेट्रोलियम पाए जाते हैं, गैस पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट, और दूसरा कि डेजर्ट यहाँ पे क्यों बनता है, उसका एक्सटेंड क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे रेनफॉल कम क्यों होता है, ये सब मेंस का टॉपिक है। फिर भी जैसे कि कुछ रीजन है, जैसे कि जो राजस्थान है उसका थार डेजर्ट है, उसकी जो है डिस्टेंस सी से काफ़ी ज़्यादा है। एक तो रीज़न ये हो गया कि यहाँ पे लो रेनफॉल होता है। दूसरा रीज़न ये है कि जो यहाँ पे अरावलीज हैं वो जो है पैरेलल है। आपने देखा होगा कि जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है, जब वो टकराता है हमारा वेस्टर्न घाट से, तो ये इसके ऑब्लिक इसके परपेंडिकुलर होता है। तो जो यहाँ पे एयर करंट्स होती हैं जो कि मॉइस्चर लेडन होती हैं, वो राइज करती हैं, और राइज करने के बाद उनका जो है एडियाबेटिक कूलिंग होती है, वहाँ पे जो है क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद वहाँ पे रेनफॉल होता है। पर इनकी पैरेलल होती हैं तो यहाँ पे ओराग्राफिक रेनफॉल नहीं हो पाता है। और तीसरा रीजन, जो सैंड होती है उसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, वो जो है एक डेसिकेटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो गुजरात में बहुत सारे छोटे हिल्स हैं, गिरनार हिल्स हैं, तो ये जो है जो मानसून का इम्पैक्ट है उसको वीक कर देते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हिल्स हो गए और डिस्केटिंग इफेक्ट ऑफ सैंड का हो गया, जो ये अरावलीज हैं वो पैरेलल हैं, इनकी जो है डिस्टेंस है सी से वो काफ़ी ज़्यादा है। ये सब फैक्टर्स हैं कि जो यहाँ पे रेनफॉल कम होता है। उसके बाद पंजाब में आपने देखा होगा, पंजाब बोलते हैं, उसके नाम में छुपा हुआ है कि 5 दोआब। तो जो 5 दोआब है उसमें जो है पहला आता है बिस्ट, जिसको हम बोलते हैं ब्यास और सतलुज से बना है। दूसरा आता है बारी, जो कि बना है ब्यास और, तो यहाँ पे बना है हमारा ब्यास रिवर प्लस सतलुज से बना है। दूसरा हमारा बना है ब्यास प्लस रावी रिवर से बना है। तीसरा बना है हमारा रावी और चिनाब से। चौथा बना है हमारा चिनाब और झेलम से। और उन पांचों को मिलकर बनाया हमारा सिंध सागर, इंडस बोलते हैं इसको। ग्रेट प्लेन्स के बारे में हम यूपी के ज्योग्राफी में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि भाबर जोन क्या होता है, तराई जोन क्या होता है, खादर क्या होता है, बांगर जोन क्या होता है। तो भाबर जो है वो काफ़ी पोरस रीजन होता है, ये जो शिवालिक के फूटल्स पे पाया जाता है, और यहाँ पे जो है रिवर डिसअपियर हो जाती है, और यहाँ पे ये एक लेस फर्टाइल रीजन होता है क्योंकि यहाँ पे पोरस बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बोल्डर्स और ग्रेवल्स पाए जाते हैं। और तराई रीजन जो है वो यहाँ पे जो है रिवर का अपीयरेंस होता है, और ये जो है यहाँ पे हर साल फ्लड आता है। हालांकि जो है काफ़ी फर्टाइल होता है ये, पर ये जो है यहाँ पे हर साल फ्लड आते हैं, तो ये जो है ह्यूमन आउट माइग्रेशन का भी रीज़न है। गैंजेटिक प्लेन्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अपर गैंजेटिक प्लेन्स में, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को कवर करता है, रोहिलखंड उसको हम बोलते हैं रोहिलखंड प्लेन। दूसरा हमारा आता है मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स, यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे ईस्टर्न यूपी का रीजन आता है और बाकी बिहार का रीजन आता है। और लोअर गैंजेटिक प्लेन्स में वेस्ट बंगाल सुंदरबन डेल्टा आता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग रिवर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड कौन सा है, तो वह है मजुली आइलैंड। कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करें हम, तो आपने सुना होगा कि जो कोस्टल प्लेन्स हैं, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो है नैरो है, और जबकि हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो जो है काफ़ी वाइड है। और एक चीज़ आपने और नोटिस किया होगा कि जितनी भी रिवर्स हैं वहाँ पे यहाँ बनाती हैं एस्चुरीज, और जबकि जो है ईस्टर्न कोस्ट पे जो बनाती हैं वो बनाती हैं डेल्टास। तो उसमें भी इसका क्या रीज़न है, क्योंकि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो जो है सबमर्जन टाइप है। सबमर्जन का यहाँ पे मतलब है कि जो पे कोस्ट है यहाँ पे वो अपलैंड है, और यहाँ पे सीज है वो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पे जो कोस्ट लाइन है वो जो है सबमर्ज कर चुका है, तो यहाँ पे जो है सीज जो है वो ऊपर है, और जो यहाँ पे कोस्टल लैंड है वो नीचे है। तो यहाँ पे आप देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट बनते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे जब सी हमारा ऊपर है तो यहाँ से शिप को यहाँ पे आने पोर्ट में काफ़ी, यहाँ पे लैंड पे आने में अच्छा रहता है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट बने हुए हैं। जबकि हमारा जो है ईस्टर्न कोस्ट लाइन है वो जो है इमर्जन टाइप है, तो यहाँ पे जो कोस्ट लैंड है वो ऊपर है और जो सी है वो नीचे है। तो यहाँ पे जब सी नीचे है तो पानी का जो बहुत नीचे होगा तो यहाँ पे शिप में आने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे हमें जो है आर्टिफिशियल ड्रेजिंग करना पड़ता है। तो इसलिए जो है ईस्टर्न कोस्ट पे जो पोर्ट है वो इतने डेवलप नहीं है, और यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्ट में वहाँ पे नेचुरली पाया जाता है। आप खुद ही इमेजिन करो कि जो यहाँ पे कोस्ट लाइन है वो नीचे डूबा हुआ है पानी में, और यहाँ पे पानी जो है वो ऊपर है, तो यहाँ को शिप पे आने में काफ़ी ईजी रहता है, जबकि यहाँ पे उल्टा होता है क्योंकि यहाँ पे लैंड ऊपर होती है।
तो यहाँ पे जो है वेस्टर्न कोस्ट सबमर्जेंट होता है एक्सेप्ट मालाबार जो कि इमर्जेंट टाइप है। और यहाँ से क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कुछ साल पहले पूछा गया था कि जो वेस्टर्न कोस्ट का जो नदर्न मोस्ट यहाँ पे कोस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर था वहाँ पे काथियावाड़। तो हमारे यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं हम लोग, पहला ये कच्छ होता है यहाँ पे, उसके बाद हमारा काथियावाड़, उसके बाद हमारा आता है फिर कोंकण प्लेट जो कि स्टार्ट होता है दमन से लेके मरमागांव गोवा तक। उसके बाद हमारा आता है हमारा कन्नड़ पोस्ट जो कि स्टार्ट होता है मरमागांव गोवा से लेकर मैंगलोर तक। और फिर लास्ट में हमारा आता है मालाबार प्लेन जो कि स्टार्ट होता है मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक। अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो यहाँ पे आएगा हमारा उत्कल कोस्ट। उत्कल कोस्ट जो है इसको हम बोल सकते हैं चिल्का लेक से लेके कोलोरी लेक तक, तो इसको बोलते हैं हम लोग उत्कल कोस्ट। उसके बाद हमारा दूसरा आएगा आंध्रा कोस्ट, उस पर हम बोलते हैं कोलोरू लेक से लेके पुलकत लेक तक। और तीसरा हमारा यहाँ पे आएगा हमारा कोरोमंडल कोस्ट जो कि स्टार्ट होता है हमारा पुलकत लेक से लेके कन्याकुमारी तक। तो आपको यहाँ पे याद रखना है तीनों को। तो यहाँ पे काथियावाड़, देन हमारा कोंकण, देन कन्नड़, देन मालाबार, यहाँ पे उत्कल, देन आंध्रा कोस्ट और देन यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट। पुलकत लेक में आपने सुना होगा एक वहाँ पे श्रीहरिकोटा आइलैंड है जो कि इसरो का इंपॉर्टेंट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी है। ये सब हम भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जो यहाँ पे मास नेस्टिंग होता है ऋषिकुल्या रिवर पे, वहाँ पे जो है ऑलिव रेडिट टर्टल्स आते हैं हर साल, उस हम आगे पढ़ेंगे। हम आइलैंड ग्रुप्स के बारे में हमने डिस्कस ऊपर ही कर लिया है। यहाँ पे आपको एक आइलैंड का नाम और पता होना चाहिए, न्यू मुरे आइलैंड जो कि बांग्लादेश में है, गंगा के माउथ पे, और ये इंडिया का पार्ट है। तो आज का सेशन हम यहीं पे रोकते हैं और अगले सेशन में हम आगे जो डिस्कस करेंगे। आप तब तक इसको आप रिवाइज करो। मैं पीडीएफ आपके साथ जो है शेयर ड्रेनेज सिस्टम, तो यहाँ पे सबसे पहले है डेंडेटिक ड्रेनेज सिस्टम, ये आपको दिख रहा होगा, ये किसी ट्री के ब्रांच की तरह दिख रहा है। और ये जो है ड्रेनेज सिस्टम मोस्टली जो है हिमालयन रिवर्स में पाई जाती हैं, जैसे कि इंडस रिवर, वो जो है एक ड्रेनेटिक पैटर्न बनाती है। दूसरा यहाँ पे आता है पैरेलल। तो यहाँ पे पैरेलल में जो होता है कि एक जहाँ पे स्लोप होता है वहाँ पे जो है पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम बनता है, और यहाँ पे जो है दो ट्रिब्यूटरीज एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पे रन करती हैं। तीसरा यहाँ पे होता है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस में क्या होता है कि जो यहाँ पे शॉर्ट सब्सिक्वेंट स्ट्रीम होती है वो वहाँ पे जो मेन स्ट्रीम होती है उसको राइट एंगल पे ज्वाइन करती है, और रेक्टेंगुलर भी उसी तरह से होता है, बस उसमें ये होता है कि जो उसमें यहाँ पे मेन स्ट्रीम होती है वो पहले खुद ही राइट एंगल पे बेंड कर जाती है, उसके बाद जो ट्रिब्यूटरी होती है उस जो मेन स्ट्रीम को राइट एंगल पे उसको जो है ज्वाइन करती है। तो आपने देखा होगा जैसे कि विंध्यन जो माउंटेन रेंजेस है वहाँ से जो रिवर निकलती हैं वो जो है यहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं, और जो यहाँ पे हमारा छोटा नागपुर प्लेटो में है वहाँ पे जो रिवर निकलती हैं वो जो है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं। रेडियल ड्रेनेज ये आपने देखा होगा जैसे कि अमरकंटक है जहाँ से नर्मदा और सू निकलती हैं, तो वो ऊपर के हिल टॉप पे वहाँ पे जो है रेडियल ड्रेनेज बनाती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन, ये मेंस का टॉपिक है, प्री में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर में क्या डिफरेंस है। तो हिमालयन रिवर जो है पेरिनियल रिवर होती हैं क्योंकि ये आइस फेड प्लस और रेनफॉल्स भी फेड होती हैं, तो रेन फेड भी होती हैं, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स यहाँ सिर्फ रेनफॉल से यहाँ पे पानी आता है, तो ये जो है आइस फेड नहीं होती हैं। इनका बेसिन काफ़ी लार्ज होता है और ये जो है एंटीसीडेंट होती हैं, जबकि ये हमारा सब्सिक्वेंट होती हैं। और उसके बाद में इसमें जो है ये डिस्कॉर्डेंट नेचर होती हैं क्योंकि जो भी यहाँ पे लिथोग्राफी के यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन या फिर जो हिंड्रेंस होती है वो उसको कार्व आउट कर जाती हैं, जबकि ये अकॉर्डेंट इन नेचर होती हैं। तो ये सब जो है बेसिक डिफरेंस हम पढ़ेंगे मीन्स में, अभी प्री में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम ड्रेनेज सिस्टम की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जितनी भी रिवर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बनते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पे रिवर आता है इंडस रिवर, जिसका सोर्स हम देखेंगे, इसका सोर्स है मानसरोवर लेक, और ये एक एंटीजेनल रिवर है जो कि डीप गॉर्जेस बनाती हैं। इसकी ट्रिब्यूटरी आपको लेफ्ट राइट नहीं याद करना है, आपको बस ट्रिब्यूटरी पता होना चाहिए। यूपीएससी जो है पूछती है लेफ्ट राइट में, पीसीएस में जो है ट्रिब्यूटरी पूछा जा सकता है। तो यहाँ की जो ट्रिब्यूटरी हैं वो हैं झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, गिलगिट, काबुल, श्योक रिवर। तो आपको ये नाम याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। झेलम की बात करें तो ये जो है इंडस की ट्रिब्यूटरी है और इसका ओरिजिन जो है वेरीनाग लेक वो है। और उसके बाद जो है इसके जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको इसका ट्रिब्यूटरी याद रखना है, किशन गंगा डिस्प्यूट, जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है वो काफ़ी डिस्प्यूटेड है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और उसके बाद चेनाब रिवर, तो इसका जो ओरिजिन है वो है बारालाचा पास, यहाँ पे चेनाब की ट्रिब्यूटरी है।
भागा रिवर वो यहीं से ओरिजिनेट होती है। और आपको ये भी यहाँ पे एक फैक्ट्स है, याद रखना है कि ये जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। यहाँ पे इसके जो उस पर चिनाब रिवर कुछ प्रोजेक्ट बनाया गया है, जैसे कि दुलहस्ती, सलाल और बागलीहार। आप इनके नाम याद रखें, ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा यहाँ पे डिस्प्यूट रेज करता है। रावी रिवर ये जो है रोहतांग पास से निकलता है, और ये है रावी और झेलम ऑलमोस्ट सेम लेंथ की है। ब्यास रिवर ये भी जो है रोहतांग पास से निकलता है, और ये जो है सतलुज को ज्वाइन करता है हरिकी पंजाब में। ये जो है शॉर्टेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, जो भी वेस्ट बैंक पे है। ये ऐसे जो फैक्ट्स हैं, जैसे कि जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, वो है चिनाब। जो शॉर्टेस्ट यहाँ पे ट्रिब्यूटरी कही जाएगी तो वो है ब्यास। ऐसे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, और साथ में इनका ओरिजिन कहाँ हुआ है तो वो भी पूछा जा सकता है। सतलज रिवर इसका जो ओरिजिन है वो है मानसरोवर लेक, राकास लेक के पास में, और ये जो है सिपला पास से हिमाचल प्रदेश से पास करता है। ये जो है लॉन्गेस्ट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है इंडस की। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाता है, फजलिका में और फिरोजपुर में। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे चिनाब है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। अगर पूछे कि लॉन्गेस्ट कौन सी है तो आपको ध्यान रखना है लॉन्गेस्ट है सतलज। तो आपको लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे कि भाखड़ा नंगल। तो ये जो है लार्जेस्ट मल्टी पर्पज यहाँ पे रिवर वैली प्रोजेक्ट है, ये याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। जो यहाँ पे इंदिरा गांधी कनाल है वो जो है लॉन्गेस्ट कनाल है वर्ल्ड में, जिसका यहाँ पे लेंथ भी आपको याद रखना है, ये 468 किलोमीटर का है। पोंग प्रोजेक्ट ये ब्यास पे बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद जो है नाथपा जकरी, ये सतलज में बनाया गया है, ये जो है लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। तुलबुल प्रोजेक्ट ये जो है वुलर बराज पे बनाया गया है झेलम रिवर पे। उरी प्रोजेक्ट झेलम रिवर बनाया गया है। किशन गंगा, क्योंकि हमेशा जो है पाकिस्तान जो है डिस्प्यूट अपना रेज करता है, तो ये जो है ट्रिब्यूटरी की एक ट्रिब्यूटरी है झेलम की, और इस पर जो है किशन गंगा प्रोजेक्ट बनाया गया है। अब आगे हैं गंगा रिवर सिस्टम की बात करेंगे। गंगा को जो है हम उसके सारे ट्रिब्यूटरी को हम जो है जब यूपी का पढ़ेंगे ज्योग्राफी, वहाँ पे हम डिटेल में करेंगे। तो इसका जो कैचमेंट एरिया है वो जो है 26% है, और इसको 2008 में जो है नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया। ये जो है देवप्रयाग में गंगा रिवर कहाँ पे मिलती हैं, जब अलकनंदा और भागीरथी, तब जो है उसको गंगा नाम दिया जाता है। तो अगर दोनों का सोर्स देखा जाए तो भागीरथी का जो सोर्स है वो है गंगोत्री ग्लेशियर्स, और जो अलकनंदा का है वो है सतुपंथ ग्लेशियर, और दोनों को कन्फ्लुएंस को हम लोग देवप्रयाग बोलते हैं। हरिद्वार में जो है ये प्लेन्स में इंटर करती है, और इसका सबसे ज़्यादा इसका जो कैचमेंट एरिया होता है वो यूपी में है, देन वेस्ट बंगाल में, देन बिहार में है। ये यहाँ पे जो है आपको 5 जो कॉन्फ्लुएंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो देवप्रयाग में आपको गंगा का याद ही है, तो आपको हर जगह पे अलकनंदा कॉमन है, तो आपको जो फोकस करना है पहले वर्ड पे, तो देवप्रयाग में भागीरथी। रुद्र की गर्लफ्रेंड का नाम मंदाकिनी है, तो बस उसकी शादी हुई है अलकनंदा से। कर्णप्रयाग, कर्ण का आप देखा होगा तो मतलब कान होता है, तो कान को छिदाने के लिए कुछ पिन का यूज करना पड़ता है, तो पिंडारी। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि कर्णप्रयाग किससे बनी है, पिंडारी ग्लेशियर और अलकनंदा से। विष्णुप्रयाग, विष्णु जो है एक धौली, मतलब वो काफ़ी वाइड है, उनका पावर जो है वो काफ़ी वो ओमनी मतलब पोटेंट है, ओमनी शाइन जो भी हैं उनको होंगे, तो यहाँ पे याद कर सकते हो। एक और यहाँ पे होता है नंद प्रयाग, तो यहाँ पे जो है वो होती है नंदाकिनी रिवर और प्लस अलकनंदा। तो आप कैसे भी अपना ट्रिक बना के आप इसको याद कर सकते हो। अब यहाँ पे उसके हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं वो है रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक और कोसी। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में यमुना, सोन और हुगली रिवर आती है। अब इसके हम जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरी है यमुना, जो कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और इसका सोर्स जो है यमुनोत्री ग्लेशियर है। टोन्स रिवर जो है ये भी एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे यमुना की जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब हम यूपी में पढ़ेंगे कि जो है चंबल कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, या फिर जो है बेतवा कहाँ ज्वाइन करती है यमुना को, केन कहाँ ज्वाइन करती है, ये सब हम पढ़ेंगे। चंबल रिवर का ओरिजिन जो है महू, मालवा प्लेटू, एमपी में होता है, और ये जो है राजस्थान से फ्लो करती है, यमुना को ज्वाइन करती है। उसके बाद ये काफ़ी फेमस है अपने बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है बनास, काली सिंध और पार्वती। केन का जो ओरिजिन है वो है कैमूर हिल्स, एमपी में। यहाँ पे मैंने आपको देखो, आपको मैं यहाँ पे जो डायग्राम दिया हूँ वो काफ़ी जो है क्लियर हैं। आप अगर आप मैप और एटलस में देखोगे तो आपको इतने यहाँ पे क्लियर डायग्राम नहीं मिलेंगे। आप इनको अच्छे से रख लेना। अब इसको PDF में शेयर करूँगा टेलीग्राम पे,
आप उसको अपने नोट्स में बना सकते हो या फिर अपना PDF को फॉलो कर सकते हो। काफ़ी क्लियर है। आप यहाँ पे जहाँ पे ज्वाइन करती हैं, आप मैं अगर बताऊँगा आपको तो वहाँ पे आप उसको नोट डाउन भी कर लेना। सोन रिवर अमरकंटक से निकलती है और इसकी ट्रिब्यूटरी है रिहन। उस पर जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर बनाया गया है, जो कि जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट है यहाँ पर रिजर्वायर है। और कोयल इसकी जो है मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। गोमती रिवर जो है ओरिजिनेट होती है पीलीभीत से और ये जो है गंगा को ज्वाइन करती है गाजीपुर में। लखनऊ और जौनपुर शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। घग्गर रिवर जो है ये निकलती है एक्चुअली ये जो है आपको मिलेगी गुरुला मंदाता पीक पे और यहाँ पे जो है इसको जो है फिर घग्गर रिवर को जो है सरयू रिवर बोला जाता है। और यहाँ पे एक सिटी बसी है अयोध्या, काफ़ी न्यूज में थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है सरयू रिवर। कोसी रिवर उसका ओरिजिन जो है नेपाल में होता है और कोसी के जो यहाँ पे अरुण रिवर भी है और कोसी को जो बोला जाता है सौरव ऑफ बिहार। गंडक जो है नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है और इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है काली गंडक, त्रिशूल है और ये जो है गंगा को मर्ज होती है पटना में। तो ये मैंने आपको यहाँ पे सारे रिवर दे दिए हैं और यहाँ पे आप इसको देख लेना, काफ़ी क्लियर है। आपको जो है मैप से इतना अच्छा नहीं दिखेगा आपको। महानंदा रिवर ये जो है दार्जिलिंग हिल से यहाँ पे ओरिजिनेट होती है और ये जो है एक लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है इसके लेफ्ट बैंक पे। दामोदर रिवर ये जो है फ्लो करती है छोटानागपुर प्लेटो से और वहाँ पे एक रिफ्ट वैली बनाती है ये। धनबाद और दुर्गापुर इंपॉर्टेंट टाउन्स यहाँ पे हैं। अब हम जो है कुछ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि गंगा रिवर बनाई गई हैं। तो टेहरी प्रोजेक्ट्स जो कि बनाई गई है भागीरथी एंड भील गंगा रिवर पे। गंडक प्रोजेक्ट्स जो कि बिहार, यूपी और नेपाल पे बनाई गई हैं। कोसी प्रोजेक्ट बिहार और नेपाल के बीच में है। रिहन तो ये मैंने बताया कि जो है हमारा गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि रिहन रिवर पे है, ये जो है लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर लेक है इंडिया में। और चंबल रिवर पे जो है ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, 2020 में पूछा था या फिर 21 में। तो 3 डैम्स बनाए गए, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर डिस्कस करेंगे हम। तो इसका जो ओरिजिन है वो है मानसरोवर लेक, उसको हम लोग शांको भी बोलते हैं और ये इंडिया में इंटर करती है दिहांग। तो हैंग यहाँ पे याद कर सकते हो कि जो हैंग कर जाए, तो यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र रिवर हैंग कर जाती है, तो इंटर करती है। और उसके बाद जो है सादिया के आसपास ये 2 रिवर को यहाँ पे इसको ज्वाइन करती हैं, लोहित और दिबांग। इसकी जो है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखा जाए तो धनसिरी है, दिबांग है, लोहित है, सुरमा है। इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज में सुबनसिरी है, मानस है, तिस्ता है और ये इंटर करती है बांग्लादेश में डुबरी में। ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे कि इंडिया में ये कहाँ से इंटर करती है, तो ये आपको नामचा बरवा याद रखना है और दिहांग पॉइंट याद रखना है। और बांग्लादेश में कहाँ इंटर करती है, इसको डुबरी पॉइंट बोलते हैं। बांग्लादेश में इसको जो है हम लोग कहते हैं जमुना रिवर। उसके बाद जो है गंगा को कहते हैं बांग्लादेश में पद्मा रिवर। फिर दोनों जो है ज्वाइन करके ये बनाते हैं मेघना रिवर। तो आपको ऐसे पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि गंगा को जो है बांग्लादेश में क्या कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो आपको सब याद रखना है। यहाँ पे मैंने सारे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के यहाँ मैंने ट्रिब्यूटरीज दे दी हैं, आप उसको देख लेना। इवन जो है ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है किसी एग्जाम में कि जो बांग्लादेश में है, तो आपको याद रखना है। अगेन मैं आपको अब रिपीट कर देता हूँ कि जो है गंगा को जो है बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा रिवर, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं जमुना रिवर और इनके कन्फ्लुएंस के बाद में इसको जो है मेघना रिवर जाता है। उसमें कुछ और भी रिवर ज्वाइन करती हैं जो मेघना बनती हैं। तो मोस्टली यहाँ पे जो रिवर ज्वाइन करती हैं वो होती है हमारी सुरमा रिवर और कुशियारा रिवर। ये न्यूज अभी कभी न्यूज़ में था कुशियारा रिवर, तो आपको ध्यान रखना है। तो मेघना को ये सब ज्वाइन करके मेघना बनाती हैं। अब जो है हम कुछ यहाँ पे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये आपको सबको उनके नाम पता हो और किस स्टेट में हो, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लोकतक हाइडल जो पावर प्रोजेक्ट है वो मणिपुर में है। तिपाईमुख हाइडल पावर प्रोजेक्ट मणिपुर में है। उसके बाद रंगीत हाइडल पावर प्रोजेक्ट ये सिक्किम में है। अब जो है हम कुछ पेनिनसुलर रिवर को डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो है कुछ वेस्ट फ्लोइंग फ्लो करती हैं जैसे कि नर्मदा, तापी, और कुछ ईस्ट फ्लोइंग होगी जैसे कि दामोदर, सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है और ये जो है आपको एटलस में मैप में इतना क्लियर नहीं दिखेगा, आप इसको फॉलो कर सकते हो और ये काफ़ी यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। आपको यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज हैं जो रिवर है
अब उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है गोदावरी रिवर है, उसका सोर्स जो है ट्रिम्बेकपेटू है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगेन पूछा जा सकता है। सोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और जो भी इंपॉर्टेंट मेजर ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट बैंक की, वो है पीनगंगा, वर्धा, विनगंगा। उसको हम लोग कंबाइन करके उसको बोला जाता है प्राणहिता रिवर। उसके बाद इसकी और ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती रिवर, सबरी और सिलेरू। इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है मंजीरा रिवर। तो ये यहाँ पे मैंने दे रखा है, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे मैप आपको डायग्राम मिल जाएगा। कृष्णा रिवर, इसका जो सोर्स है वो महाबलेश्वर है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तुंगभद्रा, कोयना और मूसी रिवर। मूसी रिवर आपको पता होगा हैदराबाद सिटी यहाँ पे बसा हुआ है। इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में आएंगी तो मूसी, सीना, भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा कि जैसे घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा महानदी रिवर। तो उसका ओरिजिनेट होता है ये जो है साउथ ऑफ अमरकंटक के एक प्लेस वहाँ पे सिहानवा, वहाँ से उसका ओरिजिन होता है। इसकी जो है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में शिवनाथ, हसदेव, मान, तेल। तो अब मैंने ऐसे याद किया है कि जब हम भगवान शिव के लिए जो है हम लोग तेल के दीप जलाते हैं तो वो हंस देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर याद किया है हसदो, शिवनाथ, तेल, जोंक है, ऊंग है। कावेरी रिवर, इसका जो सोर्स है वो है ब्रह्मगिरी हिल्स। इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको लेफ्ट और राइट बैंक इतना याद नहीं करना है, ऐसे नहीं पूछे जाते हैं पीसीएस में क्वेश्चन। आपको तो इसकी ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए। सिमसा है, हेमावती है, काबनी है, भवानी है, नोइल है, अमरावती है। अमरावती जो है इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। माही रिवर है जिसका ओरिजिन जो है विंध्यास में होता है। साबरमती है, इसका ओरिजिन जो है अरावली में होता है। लूनी रिवर जो कि डिसअपियर हो जाती है, ये एक सबटेरेनियन रिवर है। नर्मदा रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा और सोन दोनों जो है अमरकंटक से यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और जो है उसके बाद जो है सतपुरा हिल्स में एक रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती हैं। यहाँ पे जो है धुआंधार फॉल्स भी बनता है। तापी रिवर, इसका जो है बेतुल प्लेटो है जो कि एमपी में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। इसका जो ट्रिब्यूटरी है वो है पूर्णा, गिरना। उसके बाद गोवा के जो इंपॉर्टेंट रिवर हैं वो है मांडोवी रिवर और जुआरी रिवर। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रिवर है कर्नाटका में सारावती रिवर, जहाँ पे जॉग फॉल्स बनता है। केरला की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है। अगर पूछा था कि केरला का लार्जेस्ट रिवर कौन है, तो वो है हमारा भारतपुजा रिवर जो कि ओरिजिनेट होता है अन्नामलाई हिल्स पे, जिसकी हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी। पेरियार रिवर जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है केरला की और लॉन्गेस्ट रिवर है ये केरला की। तो आपको दोनों यहाँ पे ध्यान रखना है, लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। पंबा लेक, ये जो है ज्वाइन करती है वेमनाथ लेक को। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं इंडियन, जो साउथ के इंडियन रिवर्स पे, उसमें जो है पहला नर्मदा रिवर प्रोजेक्ट्स, इस पे बनाया गया है नर्मदा सागर डैम। और यहाँ पे जो है टोटल जो है 29 लार्ज डैम बनाए गए हैं। सरदार सरोवर काफ़ी फेमस है, गुजरात में बनाया गया है। उकाई रिवर तापी रिवर पे बनाया गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उकाई प्रोजेक्ट्स और किस रिवर पे बनाया गया है। काकरा पर एक जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी है। यहाँ पे आपको पता होगा कि ये जो है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का भी है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है। सारावती रिवर जॉग फॉल्स बनाती है। उसके बाद इडुकी प्रोजेक्ट जो कि पेरियार रिवर पे है। यहाँ पे कुछ स्मॉल रिवर्स भी हैं जैसे कि सुबर्णरेखा है जो कि छोटा नागपुर प्लेटो से ओरिजिनेट होती है। वंशधारा, ब्राह्मणी, बैतरनी, ये सब जो है उड़ीसा के रिवर है। और यहाँ पे आपको पता है कि ऋषिकुल्या रिवर भी है जो कि फेमस है। यहाँ पे मास नेस्टिंग साइट है एक ऑलिव रेडी टर्टल्स का, जिसको एक नाम दिया गया है अरीबाडा। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि हिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा कि पेन्यूरी रिवर्स या फिर वेगाई रिवर्स, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट में फ्लो कर रही हैं। तो जो है पेन्यूरी रिवर्स ये जो है कर्नाटक की है और वेगाई रिवर्स ये जो है तमिलनाडु में फ्लो करती है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो रिवर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि हीराकुंड प्रोजेक्ट है, तो ये किस रिवर पे है, ये है महानदी पे है और ये जो है लॉन्गेस्ट रिवर प्रोजेक्ट है। उसके बाद निजाम सागर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो ये जो है मंजीरा रिवर पे है जो कि एक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। पोचमपल गोदावरी की है। उसके बाद कोयना ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा है। और उसके बाद शिव समुद्रम जो कि कावेरी पे है, और सॉरी ये जो है कृष्णा ये कावेरी पे ही है, इसको जो है दूसरा नाम दिया गया है कृष्णा राज सागर डैम। और मेट्यूर प्रोजेक्ट ये भी कावेरी पे है, इसको जो है स्टैनली रिजर्वायर भी बोलते हैं। आगे हम जो देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो रिवर प्रोजेक्ट्स है जैसे कि नागार्जुन सागर, ये जो है कृष्णा पे है। श्रीशल्यम,
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये भी कृष्णा पे है। उसके बाद नर्मदा सदा सरोवर पे है, सदा सरोवर जो है नर्मदा पे है। फिर भाखड़ा नंगल ये जो है सतलुज पे है। नाथपा जकरी ये भी सतलुज पे है। सलाल चिनाब पे है। उरी झेलम पे है। सुबर्ण रेखा पे है। सारावती पे है। शिव समुद्रम ये कावेरी पे है। इदुक्की पेरियार रिवर पे है। बान सागर सोन रिवर पे है। इंदिरा सागर नर्मदा पे है। रिहन पे है। कोयना हीराकुंड ये महानदी रिवर पे है। रंगीत पे है। नाथपा जकरी सतलुज पे है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट है। पोंग ब्यास पे है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट है जो आपको बस किस स्टेट में है और किस रिवर पे बने हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आप सही कर जाओगे। अगेन यहाँ पे मैंने कुछ मेजर डैम्स दे रखे हैं, ये मैंने आपको बता दिया है किस रिवर पे बना है। अब इसको एक बार देख ले। ये जो है लास्ट मोमेंट पे ऐसे याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। ये आपको पूरा इन्फॉर्मेशन रीड नहीं करना पड़ता है, बस आप मैप देख लो आपको याद हो जाता है। अब ये फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं वो डिस्कस करेंगे। आपको इतनी क्लियरिटी के साथ जो है आपको मैप और एटलस में नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही क्लियर कौन सा पीक कहाँ पे है सब आप देख सकते हो। ये आपको मैं बताया था ट्रांस हिमालय का पार्ट है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख और जास्कर रेंज, इन दोनों के बीच में जो है इंडस रिवर फ्लो करती है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज स्टार्ट होता है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवर तक। फिर जो है लेसर हिमालयाज है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, फिर यहाँ पे शिवालिक दिख जाएगा। फिर यहाँ पे आपको जाओगे तो डाफला मेरी अबोर मिसमी दिख जाएगा। पटकाई बम सारामती जो कि नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक है। फिर जो है यहाँ पे ब्लू माउंटेन जो कि मिजो हिल्स की हाईएस्ट पिंक पॉइंट है। बिगिन रेंज, रैंगमा रेंज, गारो खसी जैंतिया। आपको यहाँ पे देखो आप कितना क्लियरिटी के साथ दिया हुआ है, सबका यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, आप देखोगे तो एक से दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। जैसे कि इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट कौन है, तो अगर पूछा जाए कि हिमालय कौन से है तब तो माउंट एवरेस्ट है। इंडिया का कौन सा है तो वो K2 गॉड मिस्टीन है। अरावली का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, पीक कौन सा है तो वो गिरी शिखर है। उसके बाद ईस्टर्न घाट का कौन सा है, अरुवा कुंभा है जिसको अरमाकोटा भी बोलते हैं। मिजोरम का ब्लू माउंटेन्स है। नागालैंड का सारामती है। सतपुड़ा का दुहुबगढ़ है जो कि महादेव हिल्स पे है। वेस्ट बंगाल का टाइगर हिल्स है। उत्तराखंड का नन्ना देवी है। और वेस्टर्न घाट्स का आनाईमुड़ी है। आप उसको डोडा बेटा से कंफ्यूजन मत करना, डोडा बेटा नीलगिरी का हाईएस्ट पॉइंट है ना कि वेस्टर्न घाट्स का। और उसके बाद फिर अंडमान निकोबार का सैडल पीक है। तो आप इसको देख लेना अच्छे से, यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। काफ़ी आपको इजी होता है याद करने में। कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे कि जावड़ी, श्रेवाय और अनामुड़ी, कार्डमम हिल्स और अनाईमुली ये सब जो है किस स्टेट में है, तो ये बस यही सिंपल से पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि अजंता रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, बालाघाट रेंज, निर्मल रेंज ये किस स्टेट में है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है अब सबके बारे में एक ब्रीफ यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, आप इनको पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है कि ये किस स्टेट में है। बाकी मैंने यहाँ पे बेसिक चीज़ें बता दी हैं आपको। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है मिनरल रीजन भी हैं, जैसे कि चैंपियन सीरीज है। तो यहाँ पे जो है ये कर्नाटका के धारवाड़, जो ये धारवाड़ पीरियड से बिलोंग करता है, कर्नाटका में है। ये काफ़ी जो है गोल्ड रिच रीजन है। उसके बाद थालचस रीच, सिंपल पूछेगा कि थालचस रीच कहाँ पे, तो ये पता होना चाहिए उड़ीसा में है। शिल्पीस रीच कहाँ पे है, ये MP में है। बालाघाट रेंज ये जो है मैग्नीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैग्नीज यहाँ पे माइन किया जाता है। तो ये जो है बॉर्डर पे है महाराष्ट्र और MP के। और यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट अभी कभी भी कीवर्ड्स भी दे देता है, जैसे कि नीलगिरी को बोलते हैं ब्लू माउंटेन्स। उसके बाद जो है अन्नामलाई को बोलते हैं एलिफेंट हिल्स। तो जो यहाँ पे पार्श्वनाथ हिल है वो जो है छोटानागपुर प्लेटो का हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये आप ये मैप देख लेना, इस मैप के बाद में आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ में मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, उतना पता है आपको, तो उससे जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको जो है अपने माइंड में प्रिंट कर लेना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हर साल यहाँ पे अल्टरनेट पे पूछा जाता है, 1-2 साल में आपको देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, तो वह है सियाचिन, जो कि हाईएस्ट बैटल फील्ड भी है। तो ऐसे पूछ सकता है। अगर बोलूँ कि इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, जो हाईएस्ट हैं और सबसे जो है लार्जेस्ट ग्लेशियर हैं उस पर था हमारा सियाचिन पे
सियाचिन पर सैनिक बीमार। ये जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सियाचिन। सेकंड नंबर पे हिस्पार हो जाएगा। उसके बाद नंबर आ जाएगा हमारा फिर ससैनी होती है, और उसके बाद बाइफो। तो अब ऐसे आप जो भी आपके यहाँ पे ट्रिक हो आप उसको बना सकते हो। तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर ये जो है नुब्रा वैली में है, और ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड दी पोलर एंड सब पोलर एरियाज, और इंडिया का जो है लार्जेस्ट ग्लेशियर है। उसके बाद जो है ये हिस्पा ग्लेशियर, ये जो है थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, काराकोरम रेंज में है। बाइफो ग्लेशियर्स ये हिस्पास और बाल्टोलो ग्लेशियर के बीच में है। पिंडारी ग्लेशियर्स ये नंदा देवी उत्तराखंड में है। जेमू ग्लेशियर्स ये जो है फूट ऑफ दी कंचनजंगा है, सिक्किम में है। और उसके बाद बाल्टोलो ग्लेशियर्स ये जो है एक रिवर है, सिगा रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है इंडस का, वो यहीं से निकलती है। मिलाम ग्लेशियर्स ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे मैंने ये सारे ग्लेशियर्स का नाम दे रखा है। इसमें जो है क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, आपको वो पढ़ लेना है। और साथ में जो है आपको उसके बाद फिर किस स्टेट में है ग्लेशियर्स पाई जाती हैं वो आप देख लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे कि उत्तराखंड जो ग्लेशियर्स हैं वो है बंदरपूछ है, गंगोत्री है, सतोपंथ है। उसके बाद मिलाम ग्लेशियर्स है, पिंडारी ग्लेशियर्स है, कफनी ग्लेशियर्स है, और यहाँ पे केदार बामक ग्लेशियर्स है। और जो एचपी का ग्लेशियर्स हैं वो है छोटा सिंगरी, और उसके बाद सोन पानी है, बड़ा सिंगरी है। जो जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर्स हैं वो हैं जो काराकोरम रेंज के हैं, वो है गॉर्डन स्ट्रीम, सियाचिन, खौडोपिन, बाटूरा, खोडोपिन, हिस्पार, बाइफो। फिर यहाँ पे जो है कश्मीर वैली में कुछ आएगा, बॉर्डर पे आएगा, वो आएगा डियामी ग्लेशियर्स। सिक्किम में जो आएंगे उसको जेम्यू आता है, कंचनजंगा आता है। तो यहाँ पे जो है मैंने सब कुछ ग्लेशियर्स को एक पॉइंट पे दे रखा है, आप देख ले, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लेक्स में तो बहुत सारे लेक्स हैं, आप सबको याद तो करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसमें भी है जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया में वो कौन सा है, तो वो है वुलर लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि यूपी में है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। हाईएस्ट लेक कौन सा है अगर एल्टीट्यूड की बात करें, वो है चोमालू लेक, चोलामू लेक, जो कि सिक्किम में है। लार्जेस्ट सैलाइन, यहाँ पे ब्रैकिश वाटर होगा, सैलाइन तो आप नहीं कह सकते हो, ब्रैकिश जो होगा वाटर का, जो कि सिर्फ इंडिया का नहीं वो एशिया का भी है, वो है उड़ीसा। और जो लॉन्गेस्ट यहाँ पे, और ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट जो है कोस्टल लगून्स भी है वर्ल्ड का। लॉन्गेस्ट लेक जो है वो केरला में है, वेमनाड लेक। तो ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं। और पूछा जाए कि जो इंग्लैंड पे जो है लार्जेस्ट सैलाइन लेक कौन सा है, तो वो है सांभर लेक, राजस्थान का। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। बाकी एक बार आप इन को जितनी भी लेक्स हैं बस वो किस स्टेट में हैं आप इतना पढ़ लो, और वो फ्रेश वाटर हैं या फिर जो है ब्रैकिश वाटर है वो पढ़ लो बस। पुलकत लेक, श्रीहरिकोटा आइलैंड आपको याद होगा। कोलोरू लेक हमने डिस्कस किया था। नागार्जुन सागर, फिर उसके बाद दीपोर बिल असम में है, सोन बिल असम में है, जहाँ पे बिल वर्ड आएगा वो असम में ही होता है। उसके बाद दमदाना लेक हरियाणा में है। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है। सूरजताल हिमाचल प्रदेश में है। डल लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में है। वुलर लेक ये जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, जम्मू कश्मीर में है। अष्टमुडी कयाल केरला में है, ब्रैकिश वाटर है ये। उसके बाद यहाँ पे ये आपको लेक पता होना चाहिए, वेमनाड लेक कहाँ पे है, केरला में। चिल्का उड़ीसा में है। शिवाजी सागर लेक महाराष्ट्र में है। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है। पांगोंग लेक लद्दाख में है। पुलकत आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर गुजरात में है। नागार्जुन सागर तेलंगाना में है। लोकतक लेक मणिपुर में है। फुलर लेक जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली महाराष्ट्र में है। लोनार जो कि इकलौता इंडिया का केटल लेक है, महाराष्ट्र में है। लोकतक लेक मणिपुर में है। उमियम यहाँ पे आप घूम के आना, अभी मैं लास्ट मंथ ही गया था, बहुत अच्छा है यहाँ पे। अभी एक बार टाइम मिले तो आप जरूर जाना, उमियम लेक देख के आना। हरिके कांजी ये दोनों पंजाब में है। सांभर बताया मैंने राजस्थान में है। राजसमंद राजस्थान में है। ऊटी लेक, ऊटी हिल स्टेशन भी है तमिलनाडु में। तो ये हमारा सारा लेक्स हैं, आप इसको देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पेपर उठा कर देखोगे तो हर दूसरे तीसरे साल यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं। और खासकर ये इन्फॉर्मेशन पे जो मैंने आपको बताया है, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये आप जरूर कर लेना। अगर आप सारे लेक्स ना कर पाओ तो कम से कम आप इतने कर लेना।
उसके बाद अगर हम मेजर पोर्ट्स की बात करें तो आपको पता है कि इंडिया में जो है 13 मेजर पोर्ट्स है और 205 यहाँ पे नोटिफाइड माइनर पोर्ट्स भी हैं। और ये जो पोर्ट्स हैं वो जो है इंडिया का जितना भी ट्रेडिंग होता है और उसका 95% और बाई वैल्यूम और 25% बाई वैल्यू वो जो है पोर्ट के थ्रू ही होता है, जो माई टाइम ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे आपको ये 13 जो पोर्ट्स हैं यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो पहला तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो भी पोर्ट है जैसे कि चेन्नई पोर्ट है वो आर्टिफिशियल पोर्ट है या फिर नेचुरल पोर्ट है, तो ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। और सेकेंड बीजीएस पोर्ट है। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं। कोची पोस्ट, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं था कुछ। एनॉर पोर्ट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का पहला कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है। कोलकाता पोर्ट, तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया का जो है रिवरीन पोर्ट कौन सा है, जो मेजर रिवरीन पोर्ट है वो है कोलकाता पोर्ट। और उसके बाद जो है ये एशिया का पहला टाइडल पोर्ट था तो कांडला, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आया था। बेंगलोर पोर्ट ये जो है आयरन ओर एक्सपोर्ट करने के लिए फेमस है। मरमा गांव भी, ये भी जो है आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए है। उसके बाद मुंबई पोर्ट ये जो है लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। अब यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया, तो वो आपको पता होना चाहिए मुंबई पोर्ट है और ये इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट है। और सेकेंड बिगेस्ट कौन सा पोर्ट है तो वो है चेन्नई। फिर उसके बाद महाराष्ट्र जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है जिसको नया नाम दिया गया है नावा शेवा, ये जो है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। ऐसे यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछता है, आपको सिंपल से नहीं देगा कि कौन सा पोर्ट कौन से स्टेट में है, ऐसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि जो है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, जो बिगेस्ट एयरपोर्ट वहाँ पे पोर्ट है वो कौन सा है, या फिर जो है मेजर जो रिवरीन पोर्ट है वो कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे आएगा फिर हमारा विशाखापट्टनम, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया में वो कौन सा है, तो वो है विशाखापट्टनम पोर्ट। और फिर पोर्ट ब्लेयर पोर्ट भी है जो कि अंडमान निकोबार में है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और इन इन्फॉर्मेशन को आप जरूर याद रखें, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। वाटरफॉल्स में बहुत सारे हैं, आप सबको याद तो करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। खासकर जैसे कि आपने पेपर देखा होगा तो वहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया का जो है जो लार्जेस्ट जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कौन सा है, तो यहाँ पे है कोचिंकल वाटरफॉल्स है जो कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऐसे जो है क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको वहाँ पे हो जाएगा। उस समय लोग कन्फ्यूजन में थे और कई लोगों ने यहाँ पे जॉग फॉल्स को टिक करके आया था, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो कुचिंकल वाटरफॉल्स है ये जो है वराही रिवर्स पे बना हुआ है और ये जो है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है। उसकी तरह से जो है यहाँ पे बरेही पानी जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में है। और यहाँ पे आप घूम के आना, अभी मैं लास्ट मंथ गया था, ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप घूम के आना। तो नो कलिकलाई जो भी इसका आप कैसे भी प्रोनाउंशिएट करते हैं आप देख लेना। दूध सागर कर्नाटका और गोवा में है। उसके बाद हम यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। जॉग फॉल्स आपको पता है सारावती रिवर पे है। आप एक बार इसको पढ़ जाना, अगर आपको जो कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली वो मैच द फॉलोइंग करके आते हैं, तो अगर आपको 2-3 भी यहाँ से अगर याद हो जाता है तो ऐसे में जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। उसके बाद हुंड्रू फॉल्स भी एक बार पूछा जा चुका है कि ये किस स्टेट में है, तो ये जो है ये बनता है सुबर्णरेखा रिवर पे और ये जो है रांची डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है। बाकी आप देख लेना यहाँ से, क्योंकि अगर यहाँ पे बताने का इतना फ़ायदा होगा नहीं, आपको एक बार रीड करना पड़ेगा, आपको ये रटना पड़ेगा। अगर आपको नहीं कर पाते हो तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है कोचिंकल जो कि बना है वराही रिवर पे। और उसके बाद जो यहाँ पे मेजर मैंने आपको बताया वो आप देख लेना बस। इंडियन प्लेटो और उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं। तो पहला जो है बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा प्लेटो आता है। तो ये जो है सिचुएटेड है नर्मदा रिफ्ट रिवर पे, रिफ्ट वैली पे, और ये जो है बना हुआ है ग्रेनाइट और नीस का। उसके बाद आता है हमारा मेघालय प्लेटो, गारो खासी जयंतिया। तो आपने सुना होगा मालदा फॉल्ट जो कि हमारा गारो जो हिल्स है मेघालय प्लेटो का और राजमहल उनके बीच में है। छोटा नागपुर प्लेटो, तो पारसनाथ यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है जो कि हजारीबाग प्लेटो पे है। इसको जो है रूह ऑफ इंडिया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस प्लेटो को जो है रूह ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो वो है छोटा नागपुर प्लेटो। डेक्कन प्लेटो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। कर्नाटका प्लेटो में जो है वहाँ पे 2 फिजियोग्राफिक रीजन्स आते हैं, मलनाड रीजन्स जो कि एक हिली और डिसेक्टेड प्लेटो रीजन्स है, और दूसरा यहाँ पे है
मलनाड मैदान रीवन मैदान जो कि एक हमारा रूलिंग प्लेन्स हैं। तो मैदान और मलनाड आपको ध्यान रखना है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है माउंटेन पीक्स को। तो अगेन आपको इंडिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है K2 गॉर्विन स्टीन। उसके बाद और भी जो काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक है वो है ब्रॉड पीक, गैशर ब्रम 2 एंड नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में है। और उसके बाद ये सब जो है नेपाल के हैं रेंजेस, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन पूछा भी गया है, जैसे कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू और चू ओयू, एवरेस्ट, मकालू, ये सब कहाँ पे है? तो नेपाल में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। नामचा बरवा, लेकिन यहाँ पे हमने सबको आपको जो है रिवीजन में कोई भी दिक्कत ना हो, आप कम टाइम में रिवीजन कर पाओ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अगेन मैंने आपको जितने भी यहाँ पे पीक्स है, जितने भी यहाँ पे रेंजेस हैं उनके में दे रखा है। जैसे कि ये है अरावली का गुरु शिखर हो गया, गिरनार माउंटेन्स का गिरनार हो गया, सतपुरा का धूपगढ़ हो गया, नदन सह्याद्री का कलसूबाई हो गया, ये जो है अरमाकोंडा हो गया, ईस्टर्न घाट्स का आराई मूडी हो गया, नीलगिरीज का अरुडभेट्टा हो गया, सारामती नागा हिल्स का हो गया, नाउक्रेक पीक मेघालय में है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये, पार्श्वनाथ छोटानागपुर प्लेटो का हो गया। तो अब इसको अब एक बार देख लेना, बेलाडेला रेंज इंपॉर्टेंट जो है आयरन ओर यहाँ पे माइनिंग साइट है ये। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आपको ध्यान देना है। सारे पीक्स को आप कर लो, रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ एक प्लेस पे दे रखा है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इवन पूछे जाते हैं। तो इंडिया में जो है टोटल 42 यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें जो है 34 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स्ड है। तो मिक्स्ड वाला जो है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है, और जो 7 यहाँ पे नेचुरल हैं वो है काजीरंगा और मानस, वो जो है असम में है, किलादेव घाना नेशनल पार्क राजस्थान में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, और ग्रेट हिमालयाज नेशनल पार्क हिमाचल में है। उसके बाद सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, वेस्टर्न घाट को पूरा यहाँ पे माना जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये जो है हमारा ये भी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो 7 आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद कल्चरल हेरिटेज साइट की बात करें हम, तो उसमें जो है 3 तो यूपी में ही है, आगरा फोर्ट हो गया आपका, ताजमहल हो गया और फतेहपुर सीकरी, तो 3 तो यूपी में हो जाते हैं। उसके बाद आपको जो है अजंता केव्स और एलोरा केव्स हो जाती हैं, और यहाँ पे कैलाश आगे आएगा भी। उसके बाद ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एस महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, सन टेम्पल कोणार्क में है, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हम्पी कर्नाटका में है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स मध्य प्रदेश में है, एलिफेंटा केव्स भी है। उसके बाद ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल तमिलनाडु में, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पतडकल कर्नाटका में, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची मध्य प्रदेश में, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, इसमें जो है वेस्ट बंगाल का आता है, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश का आप घूमना, ये हिमाचल प्रदेश का बहुत अच्छा है, तमिलनाडु वेस्ट बंगाल का भी उससे अच्छा है। अभी तो मैं सिर्फ हिमाचल प्रदेश में गया हूँ, नेक्स्ट टाइम वेस्ट बंगाल का प्लान है। हुमायूं टॉम्ब ये जो है दिल्ली में है, कुतुब मीनार और मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में, महाबोधि टेम्पल गया में, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका एमपी में, चंपानेर पावगढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अभी सिंपल सा दे देगा कि चंपानेर पावगढ़ जो आर्कोलॉजिकल पार्क है वो किस स्टेट में है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसको हम विक्टोरिया टर्मिनस बोलते थे, महाराष्ट्र में, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली में, जंतर मंतर दिल्ली में, ये जयपुर वाले को दिया गया है, ये दिल्ली में भी है, लेकिन ये जो है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है वो जयपुर वाला है। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, रानी की वाव द क्वींस स्टेपवेल गुजरात में है, आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा एंड नालंदा महाविहार बिहार में है, द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बोजियर, तो यहाँ पे जो है चंडीगढ़ सिटी को इंक्लूड किया गया था 2016 में, अहमदाबाद को इंक्लूड किया गया था 2017 में, विक्टोरियन गोथिक आर्ट एंड डेको एंसेम्बल्स को महाराष्ट्र में 2018 में इंक्लूड किया गया था, जयपुर सिटी को जो है 2019 में इंक्लूड किया गया था, ककाटिया रुद्रेश्वरा रमाप्पा टेम्पल को 2021 में इंक्लूड किया गया था, धूलवीरा जो कि हड़प्पन सिटी है उसको जो है 2021 में इंक्लूड किया गया था, और अभी जो लेटेस्ट किया गया है वो है सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला जो कि कर्नाटका में है। फिर यहाँ पे जो है थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, अब इसको देख लेना, यहाँ से भी कभी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खासकर जो है जो यूपी में है आप उनको खुद देख लेना। जैसे कि जो है यहाँ पे रॉबर्ट्सगंज में यहाँ पे जो है 3 है, ओबरा, रिहंद और अनपड़ा, ये है, ऊंचाहा रायबरेली में है, पनकी कानपुर में है, दिव्यापुर और उसके बाद औरैया में है, उसके बाद यहाँ परीक्षा झांसी में है, हैदुबागंज अलीगढ़ में है, आप इनको देख लेना, दादरी
नोएडा के पास में है। तो आप इनके देख लेना, इसमें खासकर वो जो कि एनटीपीसी के हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स की। तो जो 6 हैं अब जो ऑपरेशनल हैं वो तो आपको पता होना चाहिए। नोडोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, रावत भाटा कोटा में है राजस्थान में, ककरापर गुजरात में है, उसके बाद कैगा कर्नाटका में है, कलपक्कम चेन्नई के पास तमिलनाडु में है, कुडमकुलम तमिलनाडु में है। तो ये जो ऑपरेशनल है, अभी जो भी प्रपोजल हैं या फिर जो अंडर ऑपरेशन भी बन रहे हैं उसमें अभी क्या क्या है, जैसे कि मिट्टी वर्डी ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ये मतलब प्रपोज्ड है या फिर जो है ऑपरेशनल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये गुजरात में है। जैतापुर जिसको जो है फ्रेंच कंपनी बना रही है वो महाराष्ट्र में है। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी आ रहा है, तारापुर जो कि ऑपरेशनल ऑलरेडी है। हरियाणा में भी एक आ रहा है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स। हरिपुर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में आ रहा है। कोड़ा जो कि एक आंध्र प्रदेश में भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने जा रहा है। तो ये सब है रीजन जो आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आपके पास आएगा। अभी तक अगर इतना आप कर लेते हो तो यूपी पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से। आज का पहला टॉपिक है नेशनल वाटरवेज। तो 2016 से पहले इंडिया में जो है सिर्फ 5 वाटरवेज थे, अभी 111 हैं। आपको टोटल यहाँ पे 111 याद नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पे है नेशनल वाटरवे 1, ये जो है गंगा रिवर पर बना हुआ है और ये स्टार्ट होता है प्रयागराज से हुगली तक। अभी इसको जो है एक्सटेंड किया जा रहा है भागीरथी रिवर तक, लेकिन अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसको बनाया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प से, और इसको बोलते हैं जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। इसकी जो लेंथ है वो 1620 किलोमीटर के आसपास है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो नेशनल वाटरवे है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, जो कि डुबरी और सादिया के बीच में। इसकी जो है जो लेंथ है वो 890 किलोमीटर के आसपास है। तीसरा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवे है वो है वेस्ट कोस्ट कनाल, जो कि बीच में है कोट्टापुरम और कोल्लम के बीच में, और ये जो है लगभग 205 किलोमीटर है। यहाँ पे जो चौथा यहाँ पर नेशनल वाटरवे है वो जो है उसको हम बोलते हैं काकीनाडा पुडुचेरी कनाल, और ये जो है 2 रिवर को इंटीग्रेट करता है, कृष्णा और गोदावरी को। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल वाटरवे कृष्णा और गोदावरी को इंटीग्रेट करता है, तो वह है नेशनल वाटरवे 4। उसके बाद हमारा नेशनल वाटरवे 5 आता है, इसको बोलते हैं हम लोग ईस्ट कोस्ट कनाल, और ये जो है ब्राह्मणी और महानदी रिवर पे है। इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्स 623 किलोमीटर है। फिर यहाँ नेशनल वाटरवे 6 जो कि बराक रिवर पे बना हुआ है असम में, और ये जो है भांगा और लाखीपुर के बीच में है। तो ये इंपॉर्टेंट हमने जो है 6 नेशनल वाटरवे है उसको हमने डिस्कस किया है। अगर पूछता है कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे कौन है, तो यहाँ पे प्रेजेंटली अभी नेशनल वाटरवे 1 है। और यहाँ पे आप जो है लास्ट का याद कर सकते हैं कि जो 111 नंबर का वाटरवे है वो कौन सा है। तो यहाँ पे वो है, ये बना है गोवा में जुआरी रिवर पे। आगे हम यहाँ पे कुछ हिल स्टेशंस को डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो फेमस हिल स्टेशंस हैं आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि तमिलनाडु में जो है ऊटी है, उसके बाद कोडाईकनाल है, और मुन्नार वैली है, वायनाड है, महाबलेश्वर है, रांची, माउंट आबू, उसके बाद यहाँ पे मनाली, शिमला, कुफरी, कसौली, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, चमोली, धर्मशाला, चंबा। तो बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये किस स्टेट में है, इतना इनफ होगा। अब जो हम यहाँ से हम कुछ फेमस बीचेस के बारे में पढ़ेंगे। आपके यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं, आप सब यहाँ पे उसके नाम याद नहीं कर सकते हो, लेकिन जो काफ़ी फेमस हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि रासीकोंडा बीच वो आंध्र प्रदेश में है, गोवा में जो है आपका अंगोरा बीच है और आरामबोल है, गुजरात में पोरबंदर है, चोरवाड है, द्वारका है, सोमनाथ है, मांडवी है, गोपनाथ है। कर्नाटका में जो इंपॉर्टेंट है वो है कारवार। केरला में आपको मिल जाएगा यहाँ पे कोलम बीच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप में कवरत्ती, मिनिकॉय और कदमत है। उसके बाद महाराष्ट्र में यहाँ पे जुहू बीच काफ़ी फेमस है, सिंधुदुर्ग है। उसके बाद आपका उड़ीसा में पुरी है, चांदीपुर है, गोपालपुर है, कोणार्क है। और उसके बाद आपका फिर तमिलनाडु में पुलकत है, महाबलीपुरम है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो है मरियाना बीच। तो मरियाना बीच आपको याद रखना है। और आपको यहाँ पे जो चीज़ याद करनी है कि जो ऐसे बीचेस जिनको जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक तरह से यहाँ पे जो है इको लेवल दिया जाता है, और ये दिया जाता है UNEP
प्लस UNWTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन प्लस एक जो है डेनमार्क की NGO है फी, जिसको बोलते हैं हम लोग फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो यहाँ पे जो है टोटल 12 बीचेस को ये जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। उसमें जो है शिवराजपुर जो कि गुजरात में है, गोगिला के जो कि द्वीप में है, कसारकोड जो कि कर्नाटका में है, और पुदुबिद्री ये भी जो है कर्नाटका में है, थुंडी एंड करमाट लक्षद्वीप में है, कप्पड़ केरला में है, एडेन पुडुचेरी में है, कोवलम तमिलनाडु में है, रुशिकोंडा आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन बीच उड़ीसा में है, और राधानगर अंडमान और निकोबार में है। यहाँ पे मैंने आप पे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड शेयर किया है। हमने जो है ऑलरेडी जो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड को हम लोग डिस्कस किया है। तो आपको यहाँ पे कुछ आइलैंड पता होना चाहिए, जैसे कि मुंबई में शेलसेट है, नावा है, एलिफेंटा आइलैंड है, सेंट मैरी है कर्नाटका में, गुंडू है, उसके बाद यहाँ पेम्बम आइलैंड हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, होप आइलैंड आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद ये न्यू मोरे आइलैंड है जो कि डिस्प्यूटेड है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, दोनों यहाँ पे सॉवरेंटी क्लेम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ डैम्स है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, उसमें कि हाईएस्ट डैम कौन इंडिया का है, तो हाईएस्ट डैम इंडिया का है टेहरी डैम जो कि बना है भागीरथी रिवर पे। लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, वो है हीराकुंड जो कि बना है महानदी रिवर पे। इसी तरह से लार्जेस्ट डैम कौन है, तो वो है हमारा सतलज रिवर बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको आगे बता दूंगा। ओल्डेस्ट डैम यहाँ इंडिया का है कलानई डैम जो कि कावेरी रिवर पे है। यहाँ पे भी मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और भाखड़ा नंगल जो है वो इंडिया का जो है लार्जेस्ट यहाँ पे डैम है जिसको बनाया गया है सतलज रिवर पे। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट है महानदी, लार्जेस्ट है भाखड़ा नंगल और हाईएस्ट है टेहरी डैम। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। ओल्डेस्ट है कलिनाई रिवर जो कि कावेरी पे है। अब यहाँ पे हम इंडिया क्लाइमेट की डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट में पहला जो क्वेश्चन है कि मानसून, तो यहाँ पे मानसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल विंड्स, और ये जो एक अरेबिक वर्ड है, इसको जो है फर्स्ट टाइम स्टडी किया था अल मसूदी ने। तो मानसून का मतलब क्या होता है, तो मानसून को हम लोग बोलते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये जो है सीजनल रिवर्सल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एपरेंट शिफ्ट ऑफ द सन होता है। सन जो है इक्वेटर से वो मूव करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे जो ITCZ होता है वो भी मूव करता है। तो यहाँ पे जो विंड्स होती है उसका रिवर्सल होता है, और जो यहाँ पे प्रेशर बेल्ट्स होते हैं वो भी ऑसिलेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे मानसून का जो विंड पैटर्न है वो रिवर्स करता है। आगे हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। आगे हम यहाँ पे जानेंगे कि ITCZ क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर है इक्वेटर पे, इसको डोल्ड्रम बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे पोलर लो प्रेशर होता है, अगेन यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर होता है। तो इनके बीच में क्या होता है कि जो हमारा करंट फ्लो करता है एयर करंट, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर करता है। यहाँ भी हाई प्रेशर होता है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ट्रेड विंड्स की वो नॉर्थ ईस्ट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी होती है साउथ ईस्ट होती है। तो इनका जो कन्वर्जेंस होता है इसी को हम बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और लो इक्वेटोरियल लो प्रेशर के बीच में जो एक सेल बनती है उसको हम बोलते हैं हैडली सेल। जो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और सब पोलर लो प्रेशर के बीच में बनती है सेल उसको हम बोलते हैं फेरल सेल। और जो यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर और पोलर हाई प्रेशर के बीच में जो बनता है उसको हम बोलते हैं पोलर सेल। तो मानसून क्या होता है, तो मानसून जो है थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन इन हैडली सेल। आगे हम डिस्कस करेंगे कि समर टाइम में जो है जो मानसून की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ वेस्ट होती है, जबकि जो है विंटर टाइम में जो उसकी डायरेक्शन क्या होती है नॉर्थ ईस्ट होती है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। तो जेट स्ट्रीम जो है यहाँ पे एक अपर एटमॉस्फेयर जो है बैंड ऑफ एयर्स होती है जो कि बहुत ही मियांडरिंग पाथ को एक वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे फ्लो करती है। इसका हम देखेंगे कि इस जेट स्ट्रीम का रोल क्या होता है मानसून पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मानसून का यहाँ पे रोल क्या होता है।
ये हमारा है प्यारा भारत। यहाँ पे एक जो है टिबेटन प्लेटो है। तो होता क्या है कि जो हमारे यहाँ पे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो जो है विंटर मंथ में वो हिमालयस पे लाइज करता है। तो सपोज करो कि ये विंटर यहाँ हमारे हिमालयाज है और यहाँ पे जो है सब ट्रॉपिकल यहाँ पे जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो लाइज करती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और आपको पता है कि जो भी विंड होती हैं, एयर करंट होती हैं, वो फ्लो करती हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये कंडीशन विंटर की है। अराउंड क्या होता है कि इक्वेटर यहाँ से है, 21 मार्च के आसपास जो सन है वो इक्वेटर पे आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं हम लोग इक्विनॉक्स, समर इक्विनॉक्स। उसके बाद जो है अब जो है सन यहाँ से इसका एप्रेंट शिफ्ट होता है और ये जो है नदर्न हेमिस्फीयर में स्टार्ट कर देता है मूव करना। तो अराउंड जो है 21 जून के आसपास जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे समर सॉल्स्टिस होता है, तो वहाँ पे जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड होता है। तो उस समय क्या होती है, जो हमारा IT से जो होता है वो भी मूव कर जाता है नदर्न डायरेक्शन में। तो अब ऐसा क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कई लोग आए थे, तो यहाँ पे एक जो महानुभाव थे उन्होंने बताया था, हेली थे, वो बताए थे कि जो मानसून होता है वो जो है लैंड एंड सी बीच होता है लार्ज स्केल पे। फिर एक दूसरे आए महानुभाव फोन, उन्होंने बताया कि ये जो है थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन ऑफ हेडली सेल है। उन्होंने बताया कि जब भी ये सन जो है ये शिफ्ट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ITCZ भी मूव करता है और उस वजह से क्या होता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लो प्रेशर बनता है। और जो यहाँ पे आपको अफ्रीका में, जो इक्वेटर के साउथ में है, यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे जो है हाई प्रेशर बनता है और जो विंड होती हैं वो हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो यहाँ पे जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होती हैं जब वो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, तो बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स के कारण उनकी जो डायरेक्शन वो चेंज हो जाती है, वो हो जाती है साउथ वेस्ट। इसको हम बोलते हैं मानसून। तो ये दिया था कंसेप्ट फोन ने। उसके बाद जो अभी जो एक्सेप्टेड यहाँ पे थ्योरी है वो जो है फोन की थ्योरी नहीं है। वहाँ पे एक महानुभाव है पी कोटेश्वरम, उन्होंने यहाँ पे कंसेप्ट ला जेट स्ट्रीम का। उन्होंने बोला कि जो फोन का मॉडल है वो सही है बट वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो जो है एक्सप्लेन नहीं करता है कि मानसून ब्रेक क्यों होता है या फिर जो है मानसून बस्ट क्यों होता है। ऐसी चीज़ों को फोन एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक नए यहाँ पे जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट है वो है पी कोटेश्वरम। इन्होंने क्या बताया कि अब यहाँ पे जेट स्ट्रीम का रोल है और यहाँ पे तिब्बत प्लेटो का यहाँ पे रोल आता है। उन्होंने बताया कि जब यहाँ पे सन 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पहुँचता है, तो उस समय यहाँ पे जो तिब्बत प्लेटो है वो काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। यहाँ पे इंटेंस हीटिंग होती है, क्योंकि इसमें जो है ऐसी, इसके रॉक में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हीट को अब्जॉर्व करती हैं। जब ये इंटेंस हीट होती है, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है, उसकी वजह से जो है सराउंडिंग में भी लो प्रेशर जनरेट होता है। उसके बाद और क्या उसका रोल होता है कि यहाँ से अगर लो प्रेशर होगा तो यहाँ से जो है फिर कन्वेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कन्वेक्शन स्टार्ट होता है तो ऊपर जाकर यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होगी, तो यहाँ पे जो है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती हैं। और जब इसका एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगा तो ये कहीं पे सबसाइड करेगी और ये सबसाइड करती है, तो ये यहाँ से आके यहाँ पे ईस्ट कोस्ट, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे, मेडागास्कर के ईस्ट में एक वहाँ पे पॉइंट है मस्कार्नीज, वहाँ पे ये सबसाइड करती है और वहाँ पे हाई प्रेशर को इम्पोज करती है। तो यहाँ पे इसकी वजह से पूरा लो प्रेशर बन गया है और इसका जो अपर एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन था वो सबसाइड करती है अफ्रीका के कोस्ट पे, मस्कार्नीज पे, ईस्ट ऑफ मेडागास्कर पे, वहाँ पे ये हाई प्रेशर को इम्पोज करती है। तो यहाँ पे लो प्रेशर पूरा बन गया और यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया। तो जो विंड होती हैं वो कैसे मूव करती हैं, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसलिए यहाँ पे जो है अब जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स थी वो जो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स अब उनका जो डायरेक्शन वो चेंज हो जाता है, वो हो जाता है साउथ वेस्ट। और यहाँ पे जो है इन्होंने बताया कि जो ये तिब्बत प्लेटो है उसके हीट होने से एक यहाँ पे जो है जेट स्ट्रीम डेवलप होती है, उसको उन्होंने बोला ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब इस जेट स्ट्रीम का रोल ये होता है कि जब ये हमारा तिब्बत प्लेटो इंटेंस हीट हो जाता है, तो यहाँ पे जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम थी जो हिमालयस के आसपास थी, उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि अब ये वेस्ट जेट स्ट्रीम उसको जो है पुश कर देती है कि वो जो है हिमालयस के नॉर्थ में चली जाए, वो जो है साइबेरिया रीजन में चली जाती हैं। तो उसकी वजह से जो जेट स्ट्रीम जहाँ पे वो हाई प्रेशर जनरेट करता है, जो एक कोल्ड कंडीशन लाता है, वो अब जो है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम उसको हटा देती है। जो तिब्बत प्लेटो है उसकी हीटिंग जो है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को उसको जो है नॉर्थ हिमालय के नॉर्थ में उसको भेज देती है। तो उस केस में यहाँ पे पूरा लो प्रेशर जनरेट हो जाता है और फिर यहाँ पे जो है
जो भी हाई प्रेशर जो विंड होती हैं वो फ्लो करती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और साउथ ईस्टर्ली जो ट्रेड विंड्स है वो इक्वेटर क्रॉस करके बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स वो जो है साउथ वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे मानसून काम करता है। और विंटर में यहाँ पे क्या होता है कि विंटर में क्या होता है कि जैसे कि वापस से अब हमारा जो है जो सन है वो वापस से आ जाता है इक्वेटर पे। इवन जो है वो 23 मार्च को 23 सितंबर को इक्वेटर पे आ जाता है। उसके बाद जो है ये जो है 21 दिसंबर को ये पहुंच जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो ITCZ जो पहले यहाँ पे हमारा 21 जून को था अराउंड 30 डिग्री के आसपास, वो वापस आ जाता है इक्वेटर पे। इवन जो है वो मूव कर जाता है साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में। तो अब हमारा जो ITCZ जो कि हमारा एक लो प्रेशर जोन होता है वो मूव कर गया है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे जो है अब लो प्रेशर डिसअपियर कर जाएगा, और जो हमारा यहाँ पे एक इंटेंस हीटिंग हुई थी टिबेटन प्लेटों की, अब वो भी जो है कूल डाउन हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे सन मूव कर गया है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो उस केस में क्या होता कि अब यहाँ पे पूरा हाई प्रेशर बन जाएगा, और उसके बाद जो हमारी जेट स्ट्रीम थी, जो हमारी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम थी, वो वापस जो पहले नॉर्थ ऑफ हिमालय के नॉर्थ में उसको पुश किया था तिब्बत प्लेटों ने, अब वापस आ जाती है, और वो जेट स्ट्रीम अब जो है हिमालय पे आ जाती है, जिसकी वजह से पूरा यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब ये हाई प्रेशर यहाँ बन जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर। तो इस तरह से अब यहाँ पे विंड फ्लो करेगी, इसलिए जो हमारी जो रिट्रीट ऑफ मानसून होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जो विंड की डायरेक्शन होती है, तो जब हमारा ऑनसेट ऑफ मानसून होता है तो वो साउथ वेस्ट होता है, और जब वो रिट्रीट करता है तो वो नॉर्थ ईस्ट होता है। तो यहाँ पे जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसका तो इसका इंपॉर्टेंस मेंस में है, प्री में यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है। प्री में जो क्वेश्चन बन सकते हैं तो आपको यहाँ पे ये जानना है कि मानसून जो है फर्स्ट टाइम आता है जून में, वो भी आता है मालाबार कोस्ट में, और जो यहाँ पे मानसून होता है वो मालाबार कोस्ट के ऑब्लिक है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से जो है एयर करंट ये यहाँ पे राइज करती हैं, और उसके बाद यहाँ का एडियाबेटिक कूलिंग होती है, फिर वहाँ पे जो है क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और फिर प्रेसिपिटेशन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ओराग्राफिक रेनफॉल। उसके बाद जो है मानसून मूव करता है, फर्दर 5 जून को ये पहुंचता है हैदराबाद के आसपास, 10 जून को पहुंचता है मुंबई में, और 15 जून के आसपास ये जो है जो इंडिया का आधा पार्ट है वहाँ तक पहुंचता है। जुलाई में पहुंचता है पंजाब के आसपास, और इसमें जो है 2 ब्रांच में मानसून का डिवीजन होता है। एक होता है हमारा अरेबियन ब्रांच, और दूसरा हमारा होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो जो वेस्टर्न कोस्ट बारिश होती है वो होती है बिकॉज ऑफ अरेबियन ब्रांच। अगेन ये जो है इसके पैरेलल होता है, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो तमिलनाडु कोस्ट, आंध्रा कोस्ट पे जो बारिश होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से, रिट्रीटिंग मानसून से, ना कि ऑनसेट ऑफ मानसून से। और उसके बाद यहाँ पे जो है जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच जाती है वो हिमालय से टकराती है। तो जो यहाँ पे प्लेन्स में, गैंजेटिक प्लेन्स में, यूपी बिहार में जो रेनफॉल होती है वो बिकॉज ऑफ बे ऑफ बंगाल से होती है। और इन दोनों का जो यहाँ पे मर्ज करती हैं, जो गैप होता है यहाँ पे, तो जो सेंट्रल इंडिया में जो बारिश होती है वो दोनों के कारण होती है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, और जो अरेबियन ब्रांच है उनके कारण। ये चीजें वहां पे में एक्सप्लेन की गई हैं। तो इंडिया में जो एवरेज रेनफॉल होता है वो 120 से लेकर 180 सेंटीमीटर होता है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल आपको पता है कि ये मालाबार रेंज में होता है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में होता है। मेघालय आपको पता है चेरापूंजी और मौसिनराम, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है। रिटीटिंग बता दी, रिटीटिंग मानसून जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होती है, और वैसा क्यों होता है हमने आपको बता दिया कि जो यहाँ पे सन है वो शिफ्ट हो जाता है अभी सदर्न हेमिस्फीयर में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये जो है एक ट्रॉपिक टेम्परेट साइक्लोन होता है, जो कि जो है मेडिटेरियन रीजन में, वहाँ से जो है ये साइक्लोन बनते हैं, और वेस्टर्लीज के कारण ये जो इंडिया में आ जाते हैं। इसका जो है विंटर टाइम में जो है खासकर जो रबी क्रॉप्स हैं वीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रेनफॉल 5 से 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर जो यहाँ पे समर सीजन में यहाँ पे जो है जिसको हम बोलते हैं हम लोग ऑनसेट ऑफ मानसून जब होता है, तो हम लोग जो अर्ली मानसून पीरियड होता है उसको हम लोग अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर है, ईस्टर्न इंडिया बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, चेरी ब्लॉसम बोलते हैं कर्नाटका में, मैंगो शावर बोलते हैं इसको साउथ इंडिया में, और बदोली चेहरा बोलते हैं असम में। फिर यहाँ पे जो प्री में क्वेश्चन बन सकता है कि अल नीनो क्या एक वार्म करंट है या फिर कोल्ड करंट। तो अल नीनो जो है एक वार्म करंट है, लारीना एक कोल्ड करंट है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस कर लिया है।
अल के बारे में एक बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा। अभी यहाँ पे जो है इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, अभी ये प्री का सेशन है। मेंस में आपको सारे टॉपिक पे मैं डिटेल में बताऊंगा एग्जांपल के साथ में। अल में आप नॉर्मली क्या होता है कि जब अल ईयर नहीं होता है तो यहाँ पे आपको देखा होगा कि वेस्ट को यहाँ पे ईस्ट कोस्ट पे के यहाँ पे पेरुवियन करंट होती है जो कि एक कोल्ड करंट होती है। तो नॉर्मल टाइम में क्या होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर होता है जो पेरू के कोस्ट पे, और यहाँ पे अफ्रीका के कोस्ट पे, दोनों पे हाई प्रेशर होता है। ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे है इंडोनेशिया, यहाँ पे जो है लो प्रेशर होता है, और ये हमारा हो गया ईस्ट कोस्ट अफ्रीका हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर, और ये हमारा पेरू का कोस्ट हो गया, यहाँ पे भी हाई प्रेशर होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर है तो यहाँ से जो है कन्वेक्शन होता है, फिर ये डाइवर्ज करता है और यहाँ पे सबसाइड करता है, और फिर जो है हाई प्रेशर जो विंड होती है वो फ्लो करती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सिमिलर केस यहाँ पे होता है और यहाँ से विंड फ्लो करता है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉकर साइकिल। लेकिन अल नीनो केस में क्या होता है कि जो हमारा कोल्ड पेरिवियन करंट है वो जो है डिसअपियर हो जाता है, और जो यहाँ पे एक फैक्टर होता है सन स्पॉट साइकिल, उसकी वजह से और भी फैक्टर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे जो है जो हमारा पेरिवियन करंट है, कोल्ड करंट है, वो डिसअपियर हो जाता है, उसके प्लेस पे वहाँ पे एक वार्म करंट आ जाती है जिसको हम बोलते हैं अल नीनो। तो अब यहाँ पे जो पेरिवियन कोस्ट था वहाँ पे जो हाई प्रेशर था वो आ गया लो प्रेशर, और यहाँ पे अफ्रीका के कोस्ट पास भी आ गया लो प्रेशर, और जहाँ पे इंडोनेशिया में पहले लो प्रेशर था वहाँ पे हो गया हाई प्रेशर। अब यहाँ से कन्वेक्शन स्टार्ट होगा और ये डाइवर्ज करेगा, अब यहाँ सबसाइड करेगा, इस तरह से यहाँ पे होगा। तो आपने देखा कि जो वॉकर साइकिल था वो कंप्लीटली रिवर्स हो गया, अब यहाँ पे उल्टा हो गया कि पहले यहाँ से जो है यहाँ पे लो प्रेशर था, अब यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल ऑफ वॉकर साइकिल। तो इसी फेज को बोलते हैं अल नीनो। और ये जो प्रोसेस होता है, जो भी यहाँ पे पैसिफिक क्वेश्चन में प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनसो अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। इसको हम लोग जो मेंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारा आता है सॉइल। तो सॉइल में जो है आपको यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें जाननी है, हमने जो है यहाँ पे एक मैप दिया है, उसमें आप देख लें कि कौन सा सॉइल यहाँ पे कितना % को ऑक्यूपाई करता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो उसमें जो है पेरेंटल मटेरियल हो गया, ऑर्गेनिक एक्टिविटी होगी, टोपोग्राफी हो गया, टाइम हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसने जो है यहाँ पे इंडिया में 8 टाइप के सॉइल दिए हैं। उसमें जो है पहला आता है एलुवियल सॉइल, और इसका जो है लगभग जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंट्री में 24% के आसपास है, और ये रिच होता है पोटास में, लाइम में, लेकिन इसमें जो है डिफिशियंसी होती है ह्यूमस की, नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस में। और इस किस रीजन में पाया जाता है आप इस मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। अब इसको रटना आपको पॉसिबल नहीं है तो अच्छा होगा कि आप मैप को देखें। उसके बाद दूसरा हमारा आता है ब्लैक सॉइल, जिसको हम लोग जो है बोलते हैं रेगुल सॉइल, और या फिर जो है ब्लैक कॉटन सॉइल। ये जो है ब्लैक कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन और मैग्नीशियम। ये जो है इसमें डिफिशिएंट होता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड में, लेकिन जो है रिच होता है पोटास में, लाइम में और एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम में। रेड सॉइल, इसमें जो है अगेन इसमें जो रेड कलर होता है बिकॉज ऑफ आयरन होता है, और ये जो है इसमें जो है डिफिशियंसी होती है ऑर्गेनिक मैटर की, फॉस्फोरस की, नाइट्रोजन की। ये एसिडिक होता है, लेकिन जो है ये लैटेराइट सॉइल के कंपेरिजन में कम एसिडिक होता है। लैटेराइट सॉइल वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे जो है प्रेसिपिटेशन जो है ज़्यादा होता है इवेपो ट्रांसपिरेशन में, जैसे कि मालाबार कोस्ट है, वहाँ पे जो है प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे इवेपोरेशन और जो ट्रांसपिरेशन है वो कम होता है। और ये काफ़ी लीज्ड सॉइल होता है, इसके जो मिनरल्स होते हैं वो लीज कर जाते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ये जो है यहाँ पे ऑक्साइड्स पाए जाते हैं एल्युमिनियम और आयरन के, ये जो है लगभग सारे मिनरल्स में डिफिशिएंट होता है। अरिड और डेजर्ट सॉइल, ये जो है रिच होते हैं फॉस्फोरस में, लेकिन इसमें डिफिशियंसी होती है ह्यूमस और नाइट्रोजन की। उसके बाद माउंटेन सॉइल, ये जो है ह्यूमस में रिच होते हैं, लेकिन इसमें जो है डिफिशियंसी होती है पोटास की, फॉस्फोरस की, और ये जो है टी और कॉफ़ी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पीटी एंड ऑर्गेनिक सॉइल, जो कि डार्क कलर होते हैं, ऑलमोस्ट ब्लैक इन कलर होते हैं। अब आते हैं हम कुछ मेजर क्रॉप्स में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि उसकी जो कितना टेम्परेचर चाहिए और कितना रेनफॉल चाहिए और किस टाइप के सॉइल में इसको हम लोग उगाते हैं। बाकी इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है कि कौन सा स्टेट टॉप प्रोड्यूसर है किस क्रॉप का, या फिर जो है इंडिया का प्लेस क्या है वर्ल्ड में क्रॉप के प्रोडक्शन में, इसके लिए जो है मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप जो है पार्ट 4 देखिए इकोनॉमी का, वहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर नेम से एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे सारी डिटेल्स, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, आपको सारे वहाँ पे क्रॉप्स का मिल जाएगा, आप वहाँ पे देखिए। यहाँ पे हम स्टैटिक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, तो वहाँ मैं डिस्कस करूँगा।
तो राइस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि राइस जो एक खरीफ क्रॉप है, तो उसके लिए टेम्परेचर जो है ये 25 डिग्री सेल्सियस, और जो यहाँ पे रेनफॉल वो लगभग 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है। और जो है यहाँ पे राइस जो है 25% एरिया को ऑक्यूपाई करता है, जितना भी यहाँ पे एरिया में अरेबल लैंड है उसको यूज किया जाता है 25% कल्टिवेशन ऑफ राइस के लिए। और राइस जो है 42% जो है टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करता है। एक क्वेश्चन जो है हर बार पूछा आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में, जो उनकी वैरायटीज़ पूछी जाती हैं, तो जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं राइस की वो हैं रत्ना, IR8, जमुना, कृष्णा, पद्मा और जया। व्हीट जो है एक राबी क्रॉप्स है, जिसको जो है टेम्परेचर चाहिए होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल जो है 50 से 75 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, तो उस समय जो वहाँ पे बारिश होती है विंटर में 5 से 10 सेंटीमीटर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है व्हीट के कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद मेज के लिए जो है जो रेनफॉल चाहिए होता है वो 50 से 100 सेंटीमीटर। बाकी आप देख लेना, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता दूंगा। जितनी भी चीज़ें जो काफ़ी मेजर क्रॉप्स हैं उनके बारे में ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी होती है। जवार के केस में टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल 7 सेंटीमीटर। ये सब मिलेट्स होते हैं, इनके लिए जो है पानी की इतना रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो ये जो है ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप होते हैं। जैसे बाजरा के लिए जो है रेनफॉल 30 से 50 सेंटीमीटर और जो टेम्परेचर ये जो है 35 डिग्री सेल्सियस तक ये झेल सकता है। शुगर केन एक वाटर गजलिंग क्रॉप्स है, जिसके लिए जो है रेनफॉल 50 से लेकर 120 सेंटीमीटर चाहिए होता है, और इसमें टेम्परेचर ये 20 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। टी के केस में इसके लिए जो है रेनफॉल अच्छा खासा चाहिए होता है 150 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। और एक यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए कि जो इसका रूट होता है वो जो है वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो नॉर्थ ईस्ट में जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं टी, ऑलमोस्ट 25%, साउथ इंडिया में 20% और वेस्टर्न हिमालय रीजन में वहाँ भी कुछ इसकी मात्रा प्रोड्यूस होती है। असम जो यहाँ पे पहले नंबर पे है टी के कल्टीवेशन में। कॉफ़ी के केस में यहाँ पे जो रेनफॉल है वो अच्छा खासा चाहिए होता है 150 लेकर 250 सेंटीमीटर तक, तो ये जो है मालाबार कोस्ट पे यहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है। टेम्परेचर 16 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक। इंडिया में जो है जितने भी मेजर वैरायटीज़ हैं, चाहे वो अरेबिका हो, रोबस्टा हो, लिब्रिका हो, तीनों प्रोड्यूस की जाती है। कर्नाटका यहाँ पे मेजर प्रोड्यूसर है, ऑलमोस्ट जो है 2/3 ऑफ द कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद केरला और तमिलनाडु है। कॉटन केस में अगेन यहाँ पे जो रेनफॉल चाहिए होती है वो 60 से 85 सेंटीमीटर चाहिए होती है। इसको जो है ब्लैक कॉटन सॉइल में ग्रो किया जाता है, और इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि इसका जो है फ्रॉस्ट फ्री वेदर होना चाहिए जब भी इसका हम लोग यहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन करते हैं। उसके बाद जूट के केस में टेम्परेचर चाहिए उसके यहाँ पे 24 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक। हैवी रेनफॉल यहाँ पे चाहिए होता है, क्योंकि ये कोस्टल इलाके में होता है। आपने सुना होगा कि ये बंगाल, उड़ीसा और उन्हीं रीजन में होता है, तो और असम में, तो यहाँ पे जो है रेनफॉल 125 से लेकर 200 सेंटीमीटर का चाहिए होता है। टोबैको केस में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था पोर्तुगीज़ ने। और तो आपको यहाँ पे ये एक फैक्ट है कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये जो है राजमुंड्री में, आंध्र प्रदेश में है। बाकी लोग आप यहाँ पे देख लेना। एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंडियन कार्डमम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये जो है इडुक्की केरला में है। काजू का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो महाराष्ट्र में होता है, देन आंध्र प्रदेश में होता है। अल्फांसो मैंगो महाराष्ट्र का वर्ल्ड फेमस है। नागपुर के संतरे आपको पता ही है। जो मुजफ्फरपुर है बिहार का, वो लीची के लिए प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और एप्पल को जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है। यहाँ पे कुछ स्टैटिक क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है एक, तो कि कौन सा जो रेवोल्यूशन है वो उसका पर्पस क्या है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, व्हाइट रेवोल्यूशन फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, ब्लू रेवोल्यूशन फॉर द फिश प्रोडक्शन, येलो रेवोल्यूशन फॉर द ऑयल सीड्स, पिंक रेवोल्यूशन फॉर द श्रिम्प्स एंड मीट प्रोडक्शंस, ब्राउन रेवोल्यूशन फॉर द फूल प्रोडक्शंस, ग्रे रेवोल्यूशन यहाँ पे स्पाइसेस के लिए था, साथ में यहाँ पे जो है फर्टिलाइजर्स के लिए भी है, ये लाया गया था। और रेनबो सबका यहाँ पे कॉम्बिनेशन करके प्रमोट करने के लिए। मिनरल्स का भी मैंने जो है वहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो मेरा तीसरा वीडियो है वो मिनरल्स पे है। वहाँ पे जो है मैंने जो भी स्टेट यहाँ पे टॉप जिनके पास रिजर्व सबसे ज़्यादा है और जो स्टेट टॉप पे है प्रोड्यूसर, वो दे रखा है। और इंडिया का प्लेस वर्ल्ड में क्या है, कौन सा कंट्री जो है किस मिनरल्स में उसके पास टॉप रिजर्व है और कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ये सब मैंने वहाँ पे डेटा दे रखा है, आप उसको ज़रूर देखें। यहाँ पे हम जो है जो भी इंपॉर्टेंट माइनिंग ओर हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, जो भी माइनिंग साइट्स हैं।
जैसे कि छत्तीसगढ़ में है दली, राजरा और बेलाडीला, ये जो है आयरन ओर के लिए काफ़ी फेमस है। कर्नाटका में जो है बाबा बुदन हिल्स है, कुद्रेमुख रीजन है, शिमोगा और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स है और खासकर जो मेजर मिनरल्स हैं आप उन्हीं का देखें, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं। झारखंड में नोवामुंडी है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा में बादाम हिल्स है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, क्योंझार है, सुंदरगढ़ है। तो ये सब यहाँ पे मैंने आप आयरन जो भी मेजर आयरन और रीजन है वो दे रखा है, आप यहाँ पे देख लें, इनके बस नाम देख लें और किस स्टेट में, इतना इनफ होगा। मैग्नीज, तो मैग्नीज आपको पता है कि बालाघाट रेंज, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैग्नीज जो यहाँ से माइनिंग सेंटर है, तो ये जो है एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। तो बालाघाट, चिंदवाड़ा इंपॉर्टेंट जो है माइनिंग सेंटर है। उड़ीसा में देखा जाए तो क्योंझार है, सुंदरगढ़ है, कालाहांडी और कोरापुट है। मध्य प्रदेश में बालाघाट और चिंदवाड़ा है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है। कर्नाटक में बेलारी है, शिमोगा है। झारखंड में वेस्टर्न सिंहभूम है। लेड और जिंक दोनों पे जहाँ पे राजस्थान टॉप पे है। तो 80% जो लेड का प्रोडक्शन इंडिया में होता है वो राजस्थान करता है। वहाँ पे एक जवार एरिया है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिंक जो है ऑलमोस्ट कप जो जिंक का प्रोडक्शन होता है वो राजस्थान ही करता है। बॉक्साइट के लिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेजर एरियाज है वो है कालाहांडी, संबलपुर, कोरापुट और जिला जो है उड़ीसा का। मध्य प्रदेश का यहाँ पे कटनी, जबलपुर हिल एरियाज है। झारखंड में यहाँ पे पलामू डिस्ट्रिक्ट है। कॉपर केस में झारखंड में यहाँ पे सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है। राजस्थान आपने सुना है खेतरी माइंस जो कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। खोदरीबा है जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश में मलखंज खंड है जो कि बालाघाट जिले में है। तो यहाँ पे कॉपर एरिया है, आप बस इनके नाम देख लें, इतना इंपॉर्टेंट है। डायमंड के लिए पन्ना डिस्ट्रिक्ट एमपी का फेमस है। माइका, इंडिया जो है 60% माइका वर्ल्ड का प्रोड्यूस करता है। और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मेजर जो प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं उसमें जो है झारखंड का कोडरमा और जो कि फेमस है रूबी माइका के लिए। बिहार में जो है नवाड़ा, गया एरिया है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर है। गोल्ड के लिए कर्नाटका का आपको पता है कोलार डिस्ट्रिक्ट हो गया, और वहाँ पे हुट्टी एरिया जो कि रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है। और अराउंड जो है 70% गोल्ड जो कंट्री का होता है वो जो है कर्नाटका से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद गोल्ड को जो है सुवर्णरेखा रिवर्स भी पाया जाता है। आंध्र प्रदेश भी वन ऑफ द मेजर माइनिंग एरियाज है। अगर देखा जाए कि लार्जेस्ट सोर्स कहाँ है गोल्ड फॉरेस्ट का, जो प्राइमरी गोल्ड है वो जो है बिहार में। उसके बाद अब राजस्थान आ गया है, देन कर्नाटका है। सिल्वर, तो ऑलमोस्ट जो है 84% सिल्वर जो है वो राजस्थान से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो है सिल्वर को जिंक लेड, जिसमें जो है राजस्थान टॉप पे, उन्हीं के साथ जो है इसको मिक्स फॉर्म में पाया जाता है। तो जो है आप यहाँ से याद कर लो कि जिंक, लेड, कॉपर तीनों जो है राजस्थान एक मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है। डायमंड अगेन मध्य प्रदेश का पन्ना डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जो है आपको मिलेगा कर्नूल, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। क्रोमाइड वो जो है 96% है क्रोमाइड जो है वो उड़ीसा से आता है। उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। जो भी मेजर मिनरल्स हैं आप उनको देख लो। फिर यहाँ पे जो है मैंने कुछ स्टील इंडस्ट्रीज के यहाँ पे साइट दी हैं, ये भी देख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि बोकारो झारखंड में है। उसके बाद राउरकेला ये उड़ीसा में है। बन्नपुर, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। भद्रावती कर्नाटका में है। सलेम तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। पैरादीप भी है उड़ीसा में। तो आप इनको ध्यान देख ले, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एल्युमिनियम जो प्लांट्स हैं उनके बारे में, हिंडाल्को यूपी में है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। नालको ये आपका उड़ीसा में मिलेगा। बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ में मिलेगा। और माल्को मेट्टूर तमिलनाडु में मिलेगा। यहाँ पे जो है हमने ऑलरेडी हमने वहाँ पे मिनरल्स के वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जो भी यहाँ पे मेजर ऑयल फील्ड्स और गैस और एरियाज़ हैं उसको हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आज का लास्ट टॉपिक आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि इंडिया में जो है कितने रेलवे जोन्स हैं और उनके हेडक्वार्टर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो है सेंट्रल रेलवे है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ईस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जिसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। नदर्न रेलवे नॉर्थ दिल्ली में है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद में है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में है। आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न से कंफ्यूज मत होना कि आप नॉर्थ ईस्टर्न सोच के गुवाहाटी मत मार देना। जो गुवाहाटी में है वो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में है। सदर्न रेलवे चेन्नई में है। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में है। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में है।
साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में है, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली में है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई में है, वेस्ट सेंट्रल है रेलवे जबलपुर में है और मेट्रो रेलवे कोलकाता में है। तो ये जो है आप यहाँ पे 17 रेलवे जोन्स आप उनको याद करें और उनके हेडक्वार्टर्स भी याद करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको एक काफ़ी कम्प्रेहेंसिव वीडियो दिया, ऑलमोस्ट 2 घंटे की वीडियो होंगी ये, आप पूरा देखो। उसके बाद जो है आपको कहीं भी इसके आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें जो अभी करंट में थी जैसे कि एग्रीकल्चर डेटा, वो आपको जो है इकॉनमी के 4th वीडियो में मिल जाएगी, और मिनरल्स की डेटा आपको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की 3री वीडियो में मिल जाएगी। तो आप उनको भी सप्लीमेंट करें और साथ में देखें, आपका पूरा ये पोर्शन कवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।